हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे। आप देख रहे हैं एडू मंत्रा और यहां पर हम टारगेट 95 प्लस बायोलॉजी में एक और चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। भाई किसी और चैप्टर की इतनी डिमांड नहीं आई जितनी डिमांड इस चैप्टर की आती है। चाहे साल की शुरुआत हो, चाहे साल का एंड हो, चाहे बच्चा 9वीं में हो, चाहे 11वीं में पहुंच गया हो, पर इस चैप्टर को कभी नहीं भूलता। इसकी हमेशा डिमांड रहती है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। आप लोग बताना कमेंट करके, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं यहाँ पर। और बेसिकली इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करने वाले हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ गलत नहीं समझना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? ये क्या है? वैसे ये कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, जिसमें यह है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके ही जैसा ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न कर सकता है। देख सकते हो आप, ये छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने जो यहाँ पिल्ले हैं, ठीक है, ये यहाँ से जन्मे हैं, है ना। वैसे यहाँ पर देखो चिंगू पिंगू, ये सब भी इनके रिजल्ट हैं। तो मतलब ये जो उत्पत्ति होती है ना, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्नों की, ये उनके पेरेंट्स से आती है। और ये जो प्रोसेस से हुआ है ना, वो प्रोसेस को ओवरऑल तरीके से हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं भाई। ओके, तो यहाँ पर एक कहानी जो हमने हमेशा जो है सुनी होगी, या फिर जो बच्चों को कहा जाता है कि हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो परियां ले आती हैं उनको और माँ की गोद में रख देती है। बट जो साइंस है वो कुछ अलग है। वो ये कहता है कि एक अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन, है ना। ये साइंस कहता है। बाकी ये जो है ये फेरी टेल्स में होता है, ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा जो डेफिनेशन है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। तो फिलहाल मैं ये चीज करने से पहले बता दूं कि भैया अभी आज 15 जुलाई है 2020 और आज 10वीं वालों का रिजल्ट आया है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे 10th का एग्ज़ाम दिए और जिनका जैसा भी नंबर आया है, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लग रहा है कि अच्छा ही आया हुआ है। पर अगर थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 हो गया हो तो भाई वो तो चलता है, ज़िंदगी है। सभी लोगों को दिल से, तहे दिल से बधाइयाँ। एक्चुअली मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिन्होंने पिछले साल काफ़ी लोगों ने शुरू से पढ़ा, काफ़ी लोग एग्ज़ाम के टाइम पढ़े, बहुत लोगों ने मेंटी को धुआंधार तरीके से, उससे उनका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुआ है। तो उन सभी लोगों को अगेन बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ढेरों बधाइयाँ, ठीक है। और आप भी, मैं चाहूँगा कि एक अध्याय तो ख़त्म हुआ, अब ये अध्याय में आप लोग हो, तो सही तरीके से अगर शुरू से पढ़ोगे तो भाई रिजल्ट तो आपका ज़बरदस्त आना ही है, ठीक है। बाकी सिलेबस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है बेसिकली, तो दैट वो चीज़ बेनिफिशियल है, लेकिन और ज़्यादा बेनिफिशियल तब बना सकते हो जब आप इसको कम नहीं आंकोगे। ये बात को समझना। और अब हम शुरू करते हैं भाई अपना चैप्टर। सो क्या है ये रिप्रोडक्शन? द बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। किसी मशीन से हो रहा है, मशीन का प्रोडक्शन तो वो अलग बात है, वो रिप्रोडक्शन नहीं होता। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू यंग वंस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो नए ऑर्गेनिजम्स को पैदा करते हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब उन्हीं के जैसे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान का बच्चा कुत्ता पैदा हो गया, ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी होता है कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, इसमें नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है पुराने वाले से, लेकिन वो उसी के टाइप का है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं ये रिप्रोडक्शन जरूरी काहे है, वाई दिस इज सो सिग्निफिकेंट, वाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट। तो ये जो रिप्रोडक्शन है इसलिए जरूरी है। सोच लो, अगर नहीं होता तो क्या होता? नहीं होता तो आप नहीं होते, हम नहीं होते, ये वीडियो नहीं बन रहा होता, कुछ भी नहीं होता, है कि नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि जो स्पीशीज है उसकी कंटिन्यूएशन हो सके, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इज वेरी जरूरी बिकॉज फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, कि भाई इंसान अगर इस जनरेशन में दिख रहे हैं तो अगले जनरेशन में भी इंसान जो है वो अवेलेबल हो, वो तभी हो पाएगा जब रिप्रोडक्शन होगा। ऐसे ही कोई भी जानवर रिप्रोड्यूस करेगा तभी उसका अगला जनरेशन अवेलेबल होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है भाई, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज।
और हर स्पीशीज जो है इस धरती पर जरूर चाहता है कि वो अपने स्पीशीज को क्या करे, कंटिन्यू करे, ठीक है, आगे बढ़ाए। ओके, देन आगे देखते हैं भैया यहां पर और क्या दिया है, डिफरेंस दिया है सेक्सुअल और एसेक्सुअल का। सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या क्या डिफरेंसेस है वो देख लो। तो पहले तो बहुत सिंपल सी बात समझ लो कि जो एसेक्सुअल है वो बहुत ही बेसिक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें बस एक ही पेरेंट काफी है, ठीक है, यहां पर नया जनरेशन लाने के लिए। सो द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहां पर मेल फीमेल दो पेरेंट रिक्वायर्ड होता है ना। सो यहां पर द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इन्वॉल्व्स टू और मोर, गलती से भी मत लिखना, ठीक है, मतलब ये आ जाता है क्योंकि काफी बच्चे ये लिख देते हैं, टू और मोर नहीं, टू और मोर कैसे होगा, है ना, इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, एक मेल दूसरा फीमेल, टू और मोर नहीं लिखना भाई, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन भी बन गया ये, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट। जैसे अमीबा जब डिवाइड होता है तो वो दूसरे अमीबा का वेट नहीं कर रहा होता, बस हो जाता है डिवाइड, दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पर दो पेरेंट इन्वॉल्व है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद दूसरी बात देखो, एंटायर रिप्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स लेस टाइम एंड एनर्जी। तो यहाँ पर इस वाले प्रोसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समय भी कम लगता है और एनर्जी भी कम लगती है। सिंपल बात है ना, यहाँ पर किसी का वेट ही नहीं करना है, बस जो है वो अपना डिवाइड कर लेगा, है ना, या डिवाइड कर लेगा या मतलब बेसिकली अगला जनरेशन ले आएगा, है ना। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक फीमेल फिर मेल फिर आइंग फिर यू कैन अंडरस्टैंड देन अगला जनरेशन आइंग। सो यहाँ पर टाइम भी लगिंग और एनर्जी भी खर्च हुई, ठीक है। सो कंपैरेटिवली यहाँ पर कम एनर्जी कम टाइम लगता है, यहाँ पर ज्यादा एनर्जी ज्यादा टाइम लगती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक। देन पॉपुलेशन कैन इंक्रीज एट फास्टर रेट, सीधी बात है भाई, जिसमें कम टाइम लगेगा तो भाई जल्दी जल्दी वो प्रोसेस हो पाएगा। सो द पॉपुलेशन कैन बी इंक्रीज एट फास्टर रेट, कहां पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके। इसके बाद दूसरा देखते हैं, यहां पर पॉपुलेशन क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीजेस रिलेटिवली स्लो। हालांकि इंसान इस बात को नहीं मानता, आप समझते हो ना, है ना, इंसान इस बात को नहीं मानता, इंसान का पॉपुलेशन तो तेज बढ़ रहा है भाई, ये गलत लिख दिया, ठीक है। बट रिलेटिवली हम कह रहे हैं कि भाई रिलेटिवली अगर हम कंपेयर करें तो एसेक्सुअल में पॉपुलेशन फास्टर रेट में क्यों इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस में टाइम नहीं लगता ज्यादा, जबकि यहाँ के प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है। अगला देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स लेस वेरिएशन। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। जो बेसिक प्रोसेस होता है पेरेंट से अगले जनरेशन आने का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है डीएनए कॉपी होना, डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए जो है वो पेरेंट से अगले जनरेशन के लिए जो सेल बन रहा है उसमें कॉपी होता है। तो यहां पर क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, है ना, क्योंकि कॉपी बेहतर हो पाएगा, एक ही पेरेंट है। सो डीएनए कॉपी ज्यादा अच्छी तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होगा क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे। जो बच्चा है वो अपने बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह दिखेगा हूबहू, ठीक है। सो हियर द वेरिएशन और द डिफरेंसेस इज लेस। वेयरएज अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, वेरिएशन जो है रिलेटिवली ज्यादा है। काहे यहाँ ज्यादा है, क्योंकि दो पेरेंट है भैया। तो ये जो अगला बेबी होगा, ये बेबी कैसा दिखेगा, फीमेल पेरेंट या फिर चलो यहाँ पर हम फादर मदर ही कहते हैं, तो फादर की तरह भी जो है थोड़ा दिखेगा और थोड़ा मदर की तरह भी दिखेगा। तो थोड़ा डीएनए यहाँ से कॉपी होगा, थोड़ा डीएनए यहाँ से कॉपी होगा। यहाँ पे कॉपी में थोड़ा सा गड़बड़ ज्यादा हो जाएगा क्योंकि दो जगह से कॉपी हो रहा है ना। एग्जाम के टाइम पे भी ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा मान लो कॉपी कर रहा है, ठीक है, थोड़ा यहाँ से देखा, सामने वाले बच्चे का थोड़ा सा देख लिया, ऐसा करके लिख दिया अपना, उसके बाद थोड़ा सा वहाँ से देखा, ठीक है, यहाँ से कुछ देखा था, वहाँ से कुछ देखा, पूरा आंसर मिला के लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, इससे कॉपी में ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगा, टीचर समझ जाएगा कि बहुत खतरनाक कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि डीएनए कॉपीइंग यहाँ पर
इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाता क्योंकि दो जगह से कॉपी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंसेस ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। द स्पीशीज इज वेरी वल्नरेबल टू चेंज इन एनवायरमेंट। और यहाँ पर क्या है, द स्पीशीज कैन अडेप्ट टू एनवायरमेंट विच चेंजेस। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि देखो हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, ठीक है, हमारे आसपास का जो भी नेचर है वो क्या होता है, वो लगातार बदलता रहता है। आपने देखा, आपको तो पता ही है भाई ये चीज़, है ना, कि कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से या बहुत सारी कारणों से, पोल्यूशन की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो लगातार उसके अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म या किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज अगर वो प्रॉपरली उसी चेंज के हिसाब से अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाया, अगर वो चेंज नहीं कर पाया अपने अंदर, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, जैसे डायनासोर्स खत्म हो गए। आगे समझ बात। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि वेरिएशन होना चाहिए, वेरिएशन होगा तभी अडेप्टेबिलिटी आएगी, सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर पाएंगे अपने आप को। तो क्योंकि यहां पर वेरिएशन कम है इसलिए यहां पर ज्यादा बदलाव नहीं होता इनके अंदर, एंड इसके लिए ये ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल टू चेंज मतलब क्या, ज्यादा चेंज नहीं हो पा रहा है। जबकि यहां पर क्या होता है, यहां पर क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व है, वेरिएशन ज्यादा है, इसलिए यहां पर दे हैव ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी, बहुत चेंजेस होने की ज्यादा एबिलिटी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में। वेरिएशन ज्यादा है, चेंजेस होंगे तो एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाने की जो खूबी होगी वो ज्यादा आ जाएगी, है कि नहीं। इसके बाद सर आता है फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। दिस डज नॉट लीड टू एवोल्यूशन। अगर चेंजेस आएंगे ही नहीं, ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं, वेरिएशन कम रहेगा, तो इससे क्या होगा, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर इवॉल्व होके वो एकदम नया क्रीचर बन जाए, है ना, या इवॉल्व होके कुछ नया उसमें से स्पीशीज निकले, ये चीज क्या होगी, कम ही होगी यहां पर। सो हियर द चांसेस ऑफ इवोल्यूशन आर लेस। जबकि हमको पता है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एवोल्यूशन जो है काफी ज्यादा होता है। तुम देखते हो कि भाई कैसे एप्स से ह्यूमंस आ गए, है ना। तो यहां पर एवोल्यूशन जो है ज्यादा होगा क्योंकि वेरिएशन ज्यादा है, डिफरेंसेस ज्यादा, दो पेरेंट इन्वॉल्व है, डीएनए कॉपिंग में एरर होता है ना। तो ये कॉपिंग में एरर होना ही अच्छी बात है, समझ गए बात को। आगे देखते हैं अमीबा। यहां एग्जांपल दिया है एसेक्सुअल का, क्या है, अमीबा। तो तुम देखे होगे अमीबा, है ना, कहीं रोड पे जाते हुए देखे होगे, देखे कि नहीं देखे, ऐसा जो है, अरे किताब में बोल रहा हूँ, कहीं बुक स्टॉल पे किताब में देखे होगे। तो ये जो अमीबा ऐसा होता है दिखने में, है ना। अब ये कभी शेप कभी ऐसा कर लेता है, कभी ऐसा कर लेता है, तो यानी ये अपने शेप को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। अब जब इसका मन हुआ, जब ये मैच्योर हो गया, इसका मन हुआ कि भाई चलो रिप्रोड्यूस कर लिया जाए, तो ये क्या करेगा, ये पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद पूरा अमीबा डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो डॉटर सेल बनाएगा, डॉक्टर नहीं, डॉटर सेल, समझे। तो ऐसे करके ये दो डॉटर सेल बन गया। ये वाला वैसे बाइनरी फिजन है, एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है तो बाइनरी फिजन है, वो मैं टाइप में आगे बताता हूँ। बट ये कैसा एसेक्सुअल है, दो पेरेंट थे नहीं, एक ही पेरेंट से काम चल गया। सो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर क्या है, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल दिया ह्यूमंस। कोई शक किसी को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं हम लोग, हम जो प्राणी हैं वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, मतलब दो पेरेंट होते हैं, है ना, मेल फीमेल। मेल को हम फादर कहते हैं, फीमेल पेरेंट को मदर कहते हैं, उनका रिजल्ट होता है बच्चा, ठीक है, विच कैन बी बेबी और विच कैन बी बाबा। ओके, आगे देखते हैं। अब भैया रिप्रोडक्शन जो है उसके टाइप्स देख लेते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, अंडरस्टूड है। अभी हम एसेक्सुअल की फिलहाल बात कर रहे हैं। तो एसेक्सुअल में का है, देखो भैया एसेक्सुअल में है फिजन, अलग अलग टाइप से। इसमें भी फिजन में भी दो होते हैं, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन, ठीक है। अब फिजन का मतलब क्या होता है, ये फिजन वाला जो है ये यूनिसेलुलर के लिए है। सो दिस इज फॉर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, जो एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो उनमें जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है, वो यहां पर दो तरीके से होता है, या तो वो 1 डिवाइडिंग टू 2, जैसे अमीबा में हमने देखा,
कि एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है तो वो बाइनरी फिजन हुआ। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि यहां पर एक सेल डिवाइड इनटू मेनी। जैसे एग्जांपल है प्लास्मोडियम, ठीक है, मैं आगे और हम एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी, डायग्राम के साथ देखेंगे, ठीक है। सो यहां पर एसेक्सुअल में हमने एक देखा जो यूनिसेलुलर में होता है, दैट इज अ फिजन प्रोसेस। फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना या ब्रेक होना बेसिकली, ठीक है, टूटना। फिजन का मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, ठीक है। सो अब इसमें भी अगला है बडिंग, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं भैया, ई वाले को मिटा दूं। अगला है बडिंग। अब ये जो बडिंग है, बड का मतलब आपको पता है छोटी सी कली जो खिलती है, यहां पर भी अब देखना बडिंग का एग्जाम्पल में वैसे आता है हाइड्रा। बडिंग का एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं हाइड्रा। तो ये पानी में रहने वाला क्रीचर है, ऐसा टेंटिकल्स होते हैं इस टाइप के, ठीक है। और जब इसको रिप्रोड्यूस करने का मन किया, दिस इज ऑल्सो एसेक्सुअल, तो यहाँ दूसरा पेरेंट नहीं आएगा, सिंगल पेरेंट से काम चलेगा। जब इसको रिप्रोड्यूस करने का मन किया तो धीरे से यहाँ बड निकालेगा, ठीक है, इसमें कली खिल जाएगी और वो जो बड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। साउंड पे ध्यान दो, बर्ड इज बडिंग। जैसा जैसा बर्ड इज बडिंग वैसा वैसा ये छोटा सा बेबी हाइड्रा जो है वो आएगा, और जैसे उसकी वजन बढ़ जाएगा वो वहां से टपक जाएगा और अगला हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। हाइड्रा इसका एग्जांपल है। यीस्ट भी आता है वैसे इसमें, यीस्ट। अगला देखते हैं दोस्तों। सो नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन, ओके। अब ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्पोर्स आते हैं, ठीक है। जैसे राइजोबस आता है इसके एग्जांपल में, राइजोबस, ठीक है। जैसे ब्रेड के ऊपर तुमको पता होगा, ब्रेड के ऊपर या रोटी के ऊपर जो फंगस लग जाता है, ठीक है, तो वो जो फंगस होता है उसमें ऐसा स्पोर्स रहता है, छोटे छोटे जैसे सीड्स होते हैं उस टाइप, बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं। और जब ये मेच्योर हो जाएगा तो ये फटेगा और इसमें से स्पोर्स जो है वो हवा में फैल जाएंगे, और ये स्पोर्स जहाँ भी किसी अच्छे मीडियम में ग्रो करने लायक मीडियम में, रोटी पे कोई भी मीडियम पे ग्रो कर जाएंगे, वहाँ पे फिर वो नया राइजोबस फॉर्म करेंगे। तो ये है स्पोर फॉर्मेशन वाला। मैं आगे आपको सबका फोटो दिखाऊंगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल याद रखिए, स्पाइरोगाइरा। क्या है भाई? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा पता है, पानी के अंदर ऐसे ग्रीन का, ऐसे ग्रीन ग्रीन पूरा ऐसे दिखता है, हरा हरा ऐसा पट्टी जैसा, ठीक है, काई जैसा समझ लो पानी के अंदर। तो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है। मैं डायग्राम बताऊंगा आगे, प्रॉपर बताऊंगा, टेंशन नहीं है। देखो ये सेल्स है उसके, स्पाइरोगाइरा। ये भी क्या करता है, फ्रैगमेंट होना मतलब क्या, टूटना। तो टूटने का मतलब ये है कि जैसे अभी जब ये ज़्यादा लेंथ का हो गया और तो पानी के फोर्स से या किसी रीजन से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो सकता है, और ये वाला पार्ट भी एक नया स्पाइरोगाइरा में डेवलप हो जाएगा और ये वाला भी ग्रो हो जाएगा, ग्रो होता रहेगा। सो दैट इज फ्रैगमेंट होना, टूट जाना, फ्रैगमेंट होना, ओके, फ्रैगमेंटेशन। अगला है रीजनरेशन। दोस्तों रीजनरेशन माने क्या? रीजनरेशन का मतलब है कि रीजनरेट होना, मतलब कि वापस से जनरेट होना। तो अगर कोई चीज समझो ब्रेक हो गई है, जैसे हमने यहां पर भी देखा था, मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। तो रीजनरेशन का वैसे एग्जांपल देखो, यहां पर एग्जांपल याद रखना, प्लेनेरिया। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर आपने 9th पढ़ा है और सही ढंग से पढ़ा है तो आपको याद होगा प्लेनेरिया, ठीक है। याद होगा तो जल्दी से कमेंट करके बताना, तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। वैसे आगे आएगा ड्रॉइंग, ठीक है, आगे प्रॉपर डायग्राम है, पर मैं आपको बताता हूँ। तो लगभग जो है प्लेनेरिया जो है, अरे मिट जा रे, दिल कहे रुक जा रे, रुक जा, लगभग लगभग ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो प्लेनेरिया है, समझो मान लो कि ये इस पार्ट से ऐसा कट गया, यहां वाला पार्ट ऐसे कट गया, तो जो भी पार्ट इसका कट गया है, इट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लेनेरिया। मतलब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, दिस कैन डेवलप, ये भी डेवलप हो जाएगा, नया प्लेनेरिया बनेगा, ठीक है।
ऐसे ही ये वाला हिस्सा है, ये भी डेवलप होकर नया प्लेनेरिया बनेगा, ये वाला हिस्सा है, ये भी डेवलप होकर नया प्लेनेरिया बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब यहाँ पर डिफरेंस है, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस है। क्या है वो समझने के लिए तुमको आगे देखना होगा। देखो अभी, ठीक है, पहले हम पूरा एग्जाम्पल पूरा देख लेते हैं कितने टाइप्स है एसेक्सुअल में। तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, ये होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो वैसे हमको पता है कि प्लांट्स में पूरा पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, मतलब वहां पर जो हायर प्लांट्स है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ये बात समझ लो। हायर प्लांट्स में मेल फीमेल गैमेट्स होते हैं, वहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी तरीका होता है। जैसे आप देखे होंगे कि गुलाब का, मान लो कहीं पर हमारे दोस्त के यहाँ पर या कहीं पर गुलाब का या कोई ऐसा पेड़ होगा, पौधा होगा, पेड़ नहीं, तो उसका डंटी तोड़ के और हम लगा देते हैं अपने यहाँ पर लगा के, अगर हमको पसंद आया तो, है ना। तो हम तो करते हैं, गाँव जाते हैं तो ऐसा करते हैं, गुलाब का स्टेम को तोड़ के और हम लगा दिए, वो उग जाता है, खासकर बरसात में तो हो ही जाता है। तो वो क्या है, वहां पर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी ना हुआ, ऐसे हम तोड़ के ला के लगा दिए स्टेम से, सीधा स्टेम से नया प्लांट आ गया। तो स्टेम क्या है, स्टेम इज अ वेजिटेटिव पार्ट, स्टेम इज अ वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट आ रहा है, क्या हो गया, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें भी जैसे मैंने बताया वो स्टेम वाला भी है, कुछ है जो रूट से भी आ जाते हैं, कुछ है जो रूट, स्टेम और लीफ से भी आ जाते हैं, ठीक है। तो 3 आएगा, क्योंकि प्लांट्स के 3 वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, है ना। प्लांट क्या 2 पार्ट होता है वैसे तो, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर रहेगा। सो अगर मैं बात करूं प्लांट्स का, प्लांट्स के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आता है, रूट, स्टेम, लीफ। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है, फ्लावर एंड सीड्स, ठीक है। तो ये अगर प्लांट ये रिप्रोडक्टिव पार्ट से ग्रो कर रहा है तो वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के तरीके से आएगा। और अगर रूट, स्टेम और लीफ से नया प्लांट आ रहा है तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आएगा। तो उसी का हम और फर्दर टाइप देख लेते हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी क्या होता है, तो यहाँ पर देख लो, एक होता है नेचुरल तरीके से, मतलब नेचुरली ही नया प्लांट ग्रो कर गया, और एक होता है आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब हमने कुछ टेक्निक से करा, उसके वेजिटेटिव पार्ट को यूज करके हमने ग्रो करवाया, तो वो आर्टिफिशियल में आ जाएगा। अब नेचुरल वाले में क्या क्या आता है, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ। नेचुरल वाले में आ गया, सीधे रूट से नया प्लांट आ गया नेचुरली, स्टेम से नया प्लांट आ गया नेचुरली, लीफ से नया प्लांट आ गया नेचुरली। जैसे कि लीफ का एग्जांपल है ब्रायोफिलम, मैं आपको आगे पिक्चर बताऊंगा उसका। तो ब्रायोफिलम या ब्रायोफाइलम जो होता है, उसका पत्ता टूट के और जब जमीन पर गिर जाता है ना, तो उसी के नॉचेस, उसी के कोने कोने में से नया प्लांट उग जाता है। तो ये नेचुरली हुआ, है ना। तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। आर्टिफिशियल में क्या क्या आता है, आर्टिफिशियल में आता है कटिंग। जैसे मैंने बताया कि आपने वो जो गुलाब का जो पौधा था उसमें से आपने एक स्टेम को कट करके अपने यहाँ लगाया, तो वो कटिंग में आएगा। कटिंग वाले प्रोसेस में आपने किया है वो काम, है ना। एक आता है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग वाले में क्या है, इसको हिंदी में कलम कहते हैं, ठीक है। मैं आपको उसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा बेहतर तरीके से आगे। और एक है लेयरिंग, ठीक है। लेयरिंग यानी जमीन के अंदर उसका स्टेम को ऐसे बेंड करके लगा दिया जाता है। मैं आपको सब सारे एग्जाम्पल आएंगे आगे, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया एसेक्सुअल जो हम आज पढ़ने वाले। अगली बार हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें क्या आएगा, प्लांट्स का आएगा और ह्यूमंस का पढ़ेंगे हम। ओके, सो लेट्स मूव अहेड और एसेक्सुअल की बात करते हैं। एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन। पहले मैं ये 4 बता देता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं, है ना। सो बाइनरी फिजन में मैंने क्या बताया, फिजन बेसिकली है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो ये तरीके से होता है ना। फिजन का मतलब डिवाइड होना। सो फिजन इज व्हाट, डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल इनटू 2। बाइनरी फिजन का मतलब क्या है कि एक सेल, यहां पर एक सेल 2 नए सेल्स बना लेगा, या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 यूनिसेलुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये अमीबा है,
यहाँ पर ही सिंगल था, पहले यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद में पूरा अमीबा का 2 डॉटर सेल बन गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है। एक मिनट इसको मिटाएं पहले। हाँ, सो और एग्जाम्पल क्या है, अमीबा के अलावा है पैरामीशियम, लिशमेनिया। ये एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम्पल याद नहीं रखोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखना, अमीबा, पैरामीशियम, लिशमेनिया, ये सब किस में आता है, यूनिसेलुलर में, बाइनरी फिजन में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद मल्टीपल फिजन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी डिवीजन ही होता है यूनिसेलुलर्स का, पर वन सेल डिवाइडिंग इनटू मेनी। ठीक है, जैसे आपको पता होगा या शायद नहीं भी पता होगा, जो मलेरिया कॉज करने वाला जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है, तो प्लाज्मोडियम जो है वो एकदम मल्टीपल फिजन से, एक प्लाज्मोडियम कई सारे में डिवाइड होता है। देखो यहाँ पर, सो दिस इज सिंगल। अब ये पहले उसका न्यूक्लियस कितने सारे बन गया देखो, और उसके बाद वो जितने जितने पार्ट्स में न्यूक्लियस बना उतने ही डिविजन्स हो जाएंगे पूरे सेल के। सो दिस वन सेल इज डिवाइडिंग इनटू मेनी। तो ये क्या है, ये अपना मल्टीपल फिजन में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखो इसका, मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम, क्लैमिडोमोनास। ठीक है, यहाँ पर अमीबा, पैरामीशियम, लिशमेनिया, यहाँ पर प्लाज्मोडियम, क्लैमिडोमोनास। ओके, इसके बाद बडिंग की बात करते हैं। मैंने बताया जैसे कि हाइड्रा है इसके एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कैसे बड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। देखा है, वापस दिखाएं, देखो इतना जल्दी नहीं होता वैसे, ये एनिमेशन बताया गया, बट जैसे ये हैवी हो जाएगा फिर यहाँ से ये फॉल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज बडिंग। एग्जाम्पल इज हाइड्रा एंड यीस्ट। ठीक है, इसमें बड फॉर्मेशन होता है। देखो छोटा सा बड फॉर्म हुआ और वो ग्रो होता गया, डेवलप हो गया फुल्ली, तो वो ब्रेक होके डिटैच होके और नया हाइड्रा बन गया। ठीक है, सो अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बड, दैट इज बडिंग। इसके बाद अच्छा, ईस्ट का भी मैं एक लगभग डायग्राम दिखा सकता हूँ अगर। सो ईस्ट वाले में क्या होता है, ऐसा बडिंग होगी, नया सेल, फिर उसमें से बडिंग होगी, नया सेल, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ईस्ट का डायग्राम भी थोड़ा ध्यान टेक्स्ट बुक से देख लेना। देन वी हैव स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मैंने बताया जैसे कि ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाते हैं तो स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस या स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस से वो ग्रो करते हैं। सो पेरेंट प्लांट जनरेट्स 1000 ऑफ स्पोर्स which individually grow into new plant। अब यहाँ पर प्लांट बोला है, आप ही समझना कि कभी फंगस या कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर जैसे वो ब्रेड का ही एग्जांपल दिया मैंने, तो ये ब्रेड का क्या है, दिस इज राइजोबस, क्या बोलते हैं इसको, राइजोबस, म्यूकर, ये सब इसके एग्जांपल में आते हैं जो ग्रो करेंगे। और देखो इसका जो ये पार्ट है, इसमें स्पोर्स अंदर डेवलप हुए हैं, जैसे ये मेच्योर हो जाएगा स्पोर्स हवा में उड़ेंगे और फिर ये कोई दूसरा अच्छा मीडियम मिलेगा इनको ग्रो करने के लिए, तो वहां पर ये ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे देखते हैं दो और चीज, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन। यहां पर स्पेशली ध्यान देना क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो जब हम बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन की, क्या होता है, अ फ्रैगमेंट ऑफ पेरेंट ब्रेक्स ऑफ एंड डेवलप्स इनटू एन एंटायरली न्यू बट जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। देयर इज नो रीजनरेटिंग सेल्स प्रेजेंट एज सच। मैं आपको इसका बताऊंगा इसका मतलब, ये एक्चुअली यही इनका बीच पे मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया, स्पाइरो वगैरह। तो ये इसके सेल्स है, ये एक एक चौखट जो दिख रहे हैं ये इसके सेल्स, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। ठीक है, तो ये ग्रीन है तो भाई देखो फोटोसिंथेसिस कर ही रहेगा, पानी के अंदर होता है। तो ये बड़ी सी पट्टी है, ब्रेक हो जाएगी, जहां से ब्रेक हुई वो नया मतलब फ्रैगमेंट हो गया, बेसिकली दोनों नए स्पाइरोगेरा बन गया। सो दिस इज फ्रैगमेंटेशन। अगर हम बात करें रीजनरेशन की, तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, द रीग्रोथ ऑफ डैमेज्ड और मिसिंग ऑर्गन फ्रॉम द रिमेनिंग टिश्यू, दे आर स्पेशलाइज्ड, दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो ये इनका मेजर डिफरेंस। अब देखो कि यहां पर कोई भी पार्ट, जैसे आपने देखा होगा चिपकली में, इसके एग्जाम्पल में चिपकली मत लिखना लेकिन, ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों। सो हमने देखा होगा लिजर्ड में या चिपकली में, जो उसका एक्सीडेंटली मान लो उसका एक्सीडेंटली या वो थोड़ा सा उसका डिफेंस मैकेनिज्म भी है, तो ना उसका दुम देखा हो काफी टाइम कट जाता है, तो दुम कट जाता है, दुम यहाँ ऐसे तड़प रही है और चिपकली भाग गई, पर 4 दिन बाद फिर वो चिपकली निकल के आई। मैं देख के हैरान हो गया कि उसका दुम जो है वो धीरे धीरे उसमें से जम रहा है। मतलब ये क्या मसला है यार, है ना। तो यानी चिपकली में से, यानी लिजर्ड में से
वो रीजनरेट हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि वो जो दुम कटी थी उसको मैं ले जाके रखूंगा तो उसमें से नया चिपकली निकलेगा, ऐसा नहीं है। कारण क्या है वो देखो। सो इसमें रीजनरेशन तभी पॉसिबल होता है जब जो पार्ट टूटा है, जैसे मान लो ये ब्रेक हुआ है, तो ये भी लाइक फ्रेगमेंटेशन है, लेकिन क्या फर्क है देखो। फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि भाई टूट गया तो ब्रेक हो वो नया डेवलप हो ही जाएगा, पर इसमें क्या है, अगर मान लो टूटा है तो वो पार्ट में वो स्पेशल रीजनरेटिंग सेल्स होने चाहिए। अगर वो पार्ट में रीजनरेटिंग सेल्स होंगे तो ही वो क्या होगा, तो ही वो नया प्लेनेरिया बन पाएगा। अगर मान लो कि जो पार्ट ब्रेक हुआ है, छोटा सा पार्ट ब्रेक हुआ है और उस हिस्से में वो स्पेशल रीजनरेटिंग सेल्स है ही नहीं, यानी वो सेल्स जिनकी वजह से रीजनरेशन हो सकता है वो है ही नहीं, तो क्या होगा, वो पार्ट ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पर ऐसा एज सच कोई रीजनरेटिंग सेल्स, स्पेशलाइज सेल्स नहीं है जो रीजनरेट कराएंगे, जबकि इधर पे रीजनरेशन होने के लिए देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई उसके अंदर सब सेल्स के पास नया ऑर्गेनिज्म बनाने की खूबी नहीं होती है। देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड दोज आर स्पेशल रीजनरेटिंग सेल्स जिनकी वजह से ये हो पाता है। अब मैं आपको ये चीज़ एक बताना चाहूँगा कि आपको बुक से क्या पढ़ना है। मैं आगे आप चलते हैं, बट आगे एक चीज़ और मतलब इससे पहले बता दूं मैं कि आपको ना जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के पॉइंट्स बनाते जाओ। ठीक है, अगर कहीं पे क्लिक नहीं हो रहा तो गूगल देवता को थोड़ा याद करो, और इवन टेक्स्ट बुक आपको हेल्प कर सकता है, बट टेक्स्ट बुक अगर कुछ पॉइंट नहीं मिल रहे तो आप यहाँ पर बनाओगे। ऐसी चीज़ों में आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के दो पॉइंट्स एटलीस्ट आप थोड़ा समझ के चलना। मैं जहाँ पर नीडेड होगा एक मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है, कैसे हमको एडवांटेज डिसएडवांटेज हमको कवर करने हैं। ओके, अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। तो गाइस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भाई मैंने बताया प्लांट्स के लिए है दो तरीके, इसमें आर्टिफिशियल नेचुरल और दूसरा क्या है आर्टिफिशियल। नेचुरल वाले में एग्जांपल देखो, जैसे कि नेचुरली रूट्स के थ्रू अगर देखें तो हम स्वीट पोटैटो इसको एग्जांपल में आता है। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो क्या है, एक रूट है, उसको आप लगा दोगे तो उसमें से नया प्लांट आ सकता है ना। स्वीट पोटैटो एक रूट है, वो कहीं गिर गया तो वहां से नया प्लांट आ सकता है। सो दैट इज नेचुरल तरीके में ही आएगा वो, है ना। ओके, देन पोटैटो क्या होता है, पोटैटो इज अ स्टेम। कैसे सर, ये कैसे, ये क्या बात हुई, मतलब स्वीट पोटैटो आपने रूट कह दिया और यहाँ पर पोटैटो को स्टेम कह दिया, मतलब जो मन कर रहा है वो बोलते हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो देखो समझाते हैं। जो स्वीट पोटैटो होता है, जो रतालू होता है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा ऐसे धागे धागे से होता है ना, और ये धागे धागे मतलब रूट हेयर्स है, और ये रूट हेयर्स किस में होते हैं, रूट में होंगे ना। सो दैट इज अ रूट। पर ये धागे धागे से, रेशे रेशे से कभी पोटैटो में नहीं होते। पोटैटो में कभी भी ना, अगर वो पुराना होते जा रहा ना तो उसमें से ऐसे ये ग्रीन ग्रीन से निकलने लगेंगे। एंड दे आर नॉट ए रूट हेयर्स, बेसिकली दे आर लीव्स। पत्ते कहाँ से निकलते, स्टेम में से। सो दिस इज अ स्टेम। आगे बात समझ में, आगे देखते हैं। सो दिस इज यहाँ पर हमने नेचुरल और देख रहे हैं, तो रूट का एग्जांपल हमने देखा स्वीट पोटैटो, स्टेम का एग्जांपल में देखा हमने पोटैटो, और लीफ का एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में क्या होता है, वो पत्ते में एक खूबी होती है कि भाई वो पत्ता कहीं टूट के गिर गया तो उसके देखो कॉर्नर से नया प्लांट आ जाएगा। सो दिस इज रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट्स, ये वाला बाय रूट, ये वाला बाय स्टेम, और ये वाला बाय लीफ। अगर बातें समझ में आ रही है तो जरूर हमको सूचित करें कमेंट करके, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मैंने आपको बताया था कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। देखना अब यहाँ तो कटिंग वाले में तो भाई मैंने बता दिया, जैसे कि ये रोज है इसका एग्जांपल। तो ये जो रोज यानी कि जो गुलाब का पौधा है, इसमें से अगर इसको हमने स्टेम को कट करके और मान लो लगा दिया, जैसे इतना स्टेम कट किया और उसको लगा दिया, तो यहाँ पर देखो रूट्स निकल आते हैं और धीरे धीरे करके वो एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। सो दिस इज आर्टिफिशियल में क्यों लिया मैंने, वहां क्यों नहीं लिख दिया इसको, क्योंकि ये आर्टिफिशियली किया जाएगा ना। वो तो मान लो ऐसा आपने स्वीट पोटैटो ऐसा फेंक दिया कहीं पर, घर से फेंक दिया बाहर, वहां ग्रो हो जाएगा, नेचुरली हो रहा है। यहाँ पर हमको स्किलफुली लगाना पड़ेगा। देन वी हैव ग्राफ्टिंग, मतलब ऐसा, हालांकि इसमें भी होता है कि फेंक दिया तो ये भी ग्रो ही हो जाएगा, बट ये प्रोसेस के साथ हम बता रहे हैं, ठीक है। अब आर्टिफिशियल में ग्राफ्टिंग के एग्जाम्पल है मैंगो बताया मैंने। इसमें क्या होता है देखो, ये मतलब मैंने क्या किया,
मैंने मतलब बहुत तरीके हैं इसमें, बहुत ज़्यादा ही तरीके हैं। अब देखो, एक मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ ग्राफ्टिंग का। ये पूरा फुल फ्लेज प्लांट, एक मतलब पूरा एक फुल फ्लेज ट्री है, एंड दिस इज अ मैंगो ट्री, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके स्टेम में, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा पौधा उगाया, छोटा पौधा उगाया, ठीक है। ये भी आम का ही है, मान लो दूसरा वैरायटी है, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। और इस पौधे को, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अब इसको ही मैंने यहाँ पर थोड़ा इसको छील दिया इस तरफ, इस वाले को, और इसको भी थोड़ा सा छील दिया। और क्या कर दिया, अब इसको जो पार्ट छीला हुआ है उसको बांध दिया। समझ रहे हो, ये पौधे को मिट्टी के साथ, ऐसा नहीं कि बहुत सारी मिट्टी है, थोड़ी सी मिट्टी पे बांध के उसको ऐसे, जहाँ दोनों पार्ट को जहाँ पे स्क्रैच किया हुआ है वो उसको ऐसे जॉइन करके उसको बांध दिया और कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ से कट भी कर देता हूँ तो ये जो मिट्टी के साथ में अब जो मुझे ये पौधा दिख रहा है, अब पता है इसमें क्या खूबी होगी, इसमें जल्दी आम आएंगे। क्यों जल्दी आम आएंगे, ये तो नया पेड़ है, ये तो नया पौधा है, लेकिन जब इसको हमने यहाँ पर ले जाए, इसको हम यहाँ पर ले गए और इस दूसरे वाले, देखो यहाँ पर ध्यान देना, अभी इस बड़े वाले पुराने वाले पेड़ के स्टेम के साथ इसको स्क्रैच करके लगा दिया और यहाँ कट कर दिया, तो अब हमारे पास एक ऐसा छोटा सा पौधा है जिसके पास पुराना स्टेम है। तो ये पुराने स्टेम में क्या होगा, इसको तो आदत है फल देने की, इसलिए हम देखते हैं गाँव में काफ़ी ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, मैंगो के छोटे छोटे से ये होते हैं, ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं, छोटे ही, लेकिन उसमें से आम आ रहे हैं। तो ये कारण है ना। तो ग्राफ्टिंग ये भी एक तरीका है रीजनरेट, मतलब नया प्लांट ग्रो कराने का, ओके। और मतलब बेसिकली हम यहाँ पर थोड़ी मिक्सिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि एक आम का हमने पौधा लिया, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आम और भी एग्जांपल्स है वैसे इसके, और उसको मैंने यहाँ पर दूसरे वाले में इस तरीके से लगा के और अटैच कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मान लो ये एक वैरायटी है मैंगो की, ये दूसरी वैरायटी है, तो मिक्स वैरायटी वाली मैंगो भी आ सकती है यहाँ पर, ठीक है। ये हुआ ग्राफ्टिंग। अगला है लेयरिंग। लेयरिंग के एग्जाम्पल में मिटा रहा हूँ बाकी सब, ठीक है। तो लेयरिंग वाले एग्जाम्पल में है जैस्मिन। देखो क्या किया जाता है यहाँ पर, तो ये जैस्मिन का मान लो ये एक पौधा है, और अब मुझे चाहिए कि मैं एक नया प्लांट निकालूं, इसमें से ग्रो कराऊं। तो मैं ना इसके ये देखो, ये टहनी को मैंने ज़मीन के अंदर दबा दिया, पर जो पार्ट दबाया है ज़मीन के अंदर उसको थोड़ा चाकू से खुरेद दिया, थोड़ा नाइफ से उसको स्क्रैच कर दिया। अब क्या होगा, उस हिस्से में से ना कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में मान लो यहाँ से रूट निकल आएंगे, और जैसे ही कुछ टाइम बीत जाता है मैं यहाँ से उसको कट कर दूंगा। नाउ दिस इज अ न्यू प्लांट। तो ये लेयरिंग प्रोसेस है, ज़मीन के अंदर इसका लेयर बना दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब रूट, स्टेम और लीफ को हमने यूज करके और नया प्लांट को यहाँ पर ग्रो करवाया। अब इसका थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको बाकी सब का भी पॉइंट्स बनाना है, ओके। सो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? ट्रू टू टाइप, each is a clone of the parent, only way for some variety, example vegetative। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि जब इसमें हम ये प्रोसेस करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला जो प्रोसेस करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो नया प्लांट आया ना वो हूबहू अपने पुराने वाले जैसा होता है, बिल्कुल क्लोनिंग होती है वहाँ पर, बिल्कुल कॉपी होती है। ज़्यादा मतलब उसमें डिफरेंसेस क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंसेस कब आते हैं, जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे प्लांट में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, इधर का पॉलन ग्रेन दूसरे वाले के, तो वो मिक्सिंग हो जाती है। बट यहाँ पर क्या है, ये तो पूरा क्लोनिंग हुआ यहाँ पर। तो एक एडवांटेज है कि ऐसे वेराइटी में जो एकदम, मान लो कि ऐसी वेराइटी जो बहुत खत्म होती जा रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, उसकी क्लोनिंग जो है यहाँ पर की जा सकती है इस तरीके से, ठीक है। वही बात बताएं, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी होती है, ईच टाइप विल बी एग्जैक्टली द सेम, okay. Then the only way to reproduce sterile varieties such as Vitis vinifera, तो यहाँ पर मतलब थॉमसन्स सीडलेस, तो यानी कि ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स के लिए क्या तरीका यूज होगा, तो वहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही
काम आता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अभी टिश्यू कल्चर भी एक मॉडर्न टेक्निक है। इसमें हम टिश्यू कल्चर से तो भाई थोड़ा सा टिश्यू लेके प्लांट का और फिर कई सारे हम उसके ये बना सकते हैं प्लांट्स, है ना। इसके बाद स्पीड टू मैच्योरिटी इज मच क्विकर। हमने देखा, मैंने मैंगो वाला आपको ग्राफ्टिंग वाला एग्जांपल दिया, मैच्योरिटी की स्पीड को बढ़ाई जा सकती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। सो देन वी हैव डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है, लिटिल चांस ऑफ न्यू वेराइटी अराइजिंग, है ना। अगर बिल्कुल कॉपी डेवलप हो रही है तो वेराइटी वेरिएशन कहाँ से आएगा। सो नया वेराइटी आने का चांसेस यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज कि नया वेराइटी नहीं डेवलप हो पाएगा, वेरिएशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। कॉस्ट क्या है यहाँ पर, रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर एंड आफ्टर केयर। तो यहाँ पर ग्राफ्टिंग या लेयरिंग वो जो प्रोसेस होता है उसमें हम तुम बहुत इजीली नहीं कर सकते, उसको सीखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, इसलिए वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो ये कलम वाले जो पौधे होते हैं ना, ये आप खरीदने जाओगे थोड़े महंगे आते हैं। मैं अभी गया था पिछली बार, तो 500-600 का कॉस्ट है छोटे छोटे पौधों का, ठीक है। देन टाइम, ईच प्लांट हैज़ टू बी इंडिविजुअली प्रोपोगेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक पौधा जो है हमको इंडिविजुअली ही निकाला ना, मतलब अगर ग्राफ्टिंग भी करनी है तो एक पौधे के लिए एक बार प्रोसेस करना पड़ेगा ना, वैसे ही दूसरा पौधा के लिए दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा, दूसरी बार वो चीज़ करनी पड़ेगी, मतलब इंडिविजुअली हर एक प्लांट के लिए टाइम देना होगा, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर डिसएडवांटेज एक और जोड़ा जा सकता है, जो टाइम और कॉस्ट वाला बात है, ठीक है। इसी के साथ हमारा एसेक्सुअल वाला पार्ट होता है। मैंने आपको बताया है कि आपको थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज पे काम करना होगा। एक बार टेक्स्ट बुक को रीड करोगे इसके साथ में, ये वीडियो के बाद में, तो भाई काम आपका हो जाना एसेक्सुअल का। अगली बार मिलेंगे जहां पर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें हम ऐसा वाला कुछ फ्लावर से शुरू करेंगे और ह्यूमंस पे ले जाके उसको एंड करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले इसको, ओके। और सबसे पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। हम इसमें दो पढ़ेंगे, प्लांट्स का और ह्यूमंस का। तो पहले तो ये बताओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, पता है तुमको, पता है कि नहीं पता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, है ना। मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट से आता है मेल गैमेट, फीमेल पेरेंट से आता है फीमेल गैमेट। सो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत जरूरी बात क्या होती है, मेल गैमेट फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ विशाल, कम ऑन जल्दी बताओ, तुम बताओ, शांति तुम बताओ, जल्दी बताओ, बताना पड़ेगा, नहीं तो आज तुम मेरा गुस्सा देखोगे। आज तक जो है हमेशा मेरे को मुस्कुराते हुए देखा, गुस्सा देखोगे आज मेरा। जल्दी बताओ व्हाट इज दैट। हाँ, देखो कैसे अखिलेश ने आंसर बताया है, वेरी गुड अखिलेश, वेरी गुड। सो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब कभी बकवास कर लिया करता हूँ, सुन लिया करो यार, तुम इतना तो सुन ही सकते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं सुन सकते हो। फर्टिलाइजेशन, वाह क्या स्पेलिंग लिखी है सर, इंशाल्लाह, ओके। सो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और कभी भी आज ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे जरूरी चीज यही होती है कि फर्टिलाइजेशन, चाहे प्लांट हो चाहे हम ह्यूमन का पढ़ेंगे, अल्टीमेट एम यही होगा कि जाइगोट फॉर्म हो, नया लिविंग सेल फॉर्म हो, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा ना मैं आपको पहले ये हम शुरू करते, चलो उसके बाद हम ह्यूमन वो सब तो देखेंगे। सो गाइज, फर्टिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। पर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ डिफिकल्टीज को भी समझना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक फ्लावर ले रहे हैं, ठीक है, ये डिफिकल्टी नहीं है, इसके आगे आएगी। सो दिस इज कौन सा वाला फ्लावर, अरे यार एक ही तो पढ़ते हैं हम, हिबिस्कस, या फिर साइंटिफिक नेम क्या है, हिबिस्कस रोजासिनेंसिस। वाह क्या सरनेम है इसका, साइंटिफिक नेम है, पता 2 वर्ड्स में होता है, ठीक है ना। अच्छा, पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है और दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है, कमेंट में बताना, ऐसे नहीं बताना, कमेंट में बताना, ठीक है, ऐसे बहुत कोरस हो जाता है। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चीना रोज, नहीं सर चाइना रोज होता है सर वो, चलो ठीक है, चाइना रोज, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड शू फ्लावर। वाह क्या सिनोनिम बनाई है, शू फ्लावर, शू बोलू छे, शू फ्लावर, ठीक है। तो ये जो इसको मराठी में गणपति फूल भी बोलते हैं ना, गणपति को बहुत पसंद है ये वाला फूल, मैंने पूछा, मेरे को मतलब पता है, सबको पता है, ठीक है। तो ये जो हिबिस्कस है, इसी को हम क्यों ले रहे हैं भाई, ये बड़ा सा फूल है, इतना बड़ा फूल होता है, इसमें
दिख सकता है, हर चीज़ हमको बहुत विजिबल रहती है, तो भाई इसको हम देख लेते हैं। पता होगा ये लाल कलर का होता है गुड़हल या अड़हौल और पता नहीं क्या क्या नाम है इसका, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का होता है किसी मतलब कुछ में कभी पिंक या कभी ऑरेंज या वाइट भी होता है, किसी किसी केस में वेराइटीज होती है अलग अलग, ठीक है। तो ये जो हिबिस्कस है ये हम यहाँ पर ले रहे हैं हमारे केस में, ताकि वो इजीली हम चीज़ों को थोड़ा देख पाएँ इसमें, ओके। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं पहले वो देख लो। तो ये जो हिबिस्कस है इसमें सबसे बाहर वाला, अच्छा ये हिस्से को रिसेप्टल बोलते हैं, नॉट नीडेड दैट मच, ठीक है। ये स्टॉक के ये वाला पार्ट रिसेप्टल, उसको मत देखो, आप देखो इसके ऊपर से, रिसेप्टल के ऊपर से। तो ये जो हिस्सा है ये जो पत्तियों वाला लगता है ना, पत्ती टाइप का लगता है ना, ये तो कलरफुल वाला है ही, उसके नीचे जो ये पत्ती जैसा लगता है छोटा छोटा, उसको बोलते हैं सेपल। और ये एक तो होता नहीं है, ग्रुप में होता है ना, अक्सर 5 होता है ये। सो ऐसा नहीं कि सब फ्लावर में, हिबिस्कस की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो आप बताना गिन के, वैसे मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, ओके। तो ये इसको बोलते हैं सेपल, और सेपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैलिक्स, इसको बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। और अब तो ये सबसे बाहर का जो वर्ल है, सबसे बाहर का जो राउंड है वो सेपल का है। उससे ऊपर वाला जो राउंड है जो कलरफुल है, कलरफुल जो पंखुड़ी होती है ना, जैसे गुलाब की पंखुड़ी होती है वैसे इसकी भी पंखुड़ी है। तो ये कलरफुल पंखुड़ी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेटल। और इसके ग्रुप को कहा जाता है, इसके ग्रुप को कहा जाता है कोरोला। करेला मत बोलना, कोरोला, ठीक है। तो सेपल के ग्रुप को कैलिक्स और पेटल के ग्रुप को कोरोला। इससे पहले कि हम थोड़ा अंदर की तरफ जाएं, अंदर की चीजों को समझे, हम पहले इनके ही फंक्शन देख लेते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, इनके ही फंक्शन देख लेते हैं। तो सेपल का काम क्या है, पहला काम कौन से कलर का है, वो ग्रीन कलर का है। तो क्या करता होगा भैया, फोटोसिंथेसिस तो करता ही होगा, ग्रीन कलर का है। सो इसका पहला काम तो देख लो, फोटोसिंथेसिस। दूसरा काम सेपल का क्या है कि ये अंदर के हिस्से को सपोर्ट देता है, देख सकते हो ना, अंदर के पार्ट्स को सपोर्ट दे रहा है। अगर ये नहीं होता तो शायद ये पंखुड़ियां गिर जाती, है ना। तो ये सपोर्ट देने का काम कर रहा है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द इनर वर्ल्स, ठीक है, WHIRLS, अंदर की सर्कल्स को ये सपोर्ट कर रहा है। और क्या कर रहा है, और जब ये फ्लावर, व्हेन दिस फ्लावर वाज बड यानी कली था, जब ये फूल पहले कली था, ये फूल भी पहले कली था, जैसे सास भी कभी बहू थी वैसे फूल भी कभी कली थी। तो जब ये कली थी उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त इस पूरे अंदर के हिस्से को जो प्रोटेक्शन देने का काम है वो कौन कर रहा था, वो सेपल ही कर रहा था। सो सेपल बेसिकली इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कवर व्हेन द फ्लावर वाज बड। वाह क्या इंग्लिश बोल दी सर, सही है, ऐसे ही मतलब बोलते बोलते सीख जाओगे, है ना। अब इसके बाद ये तो हो गया सेपल का फंक्शन। पेटल का फंक्शन क्या है बबुआ, इस कलरफुल पंखुड़ी का फंक्शन क्या है। तो कलरफुल है, पहली बात तो ये देख लो क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, ये ना कलरफुल होता है। सो दिस इज कलरफुल। और क्या होता है, और इसमें खुशबू होती है ना, फ्रैग्रेंस। और तीसरी बात क्या होती है, इसमें जूस होता है, जो कीड़े मकोड़े जो मधुमक्खियां ले जाती हैं उसको बोलते हैं नेक्टर, ठीक है। तो यानी सारी खूबियां उसके अंदर है। वाह, मतलब कलरफुल भी है, खुशबूदार भी है और उसमें नेक्टर भी है। वाह, तो ये इतना ज्यादा जो इसके अंदर खूबियां हैं, इससे इसका फंक्शन समझ में आ रहा है ना। सबसे बड़ा फंक्शन इसका वही है जो मैं बताने वाला हूं। ये ना इंसेक्ट को और बर्ड्स को, बेसिकली ये इंसेक्ट को, ज्यादातर इंसेक्ट ही याद रखो, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। कैसा बंदा है यार, ये फूल का पार्ट होके इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करता है ये अपनी तरफ, मतलब इंसेक्ट या कोई मधुमक्खी या बटरफ्लाई यहां पर क्यों आएंगे, क्यों, क्या कारण है भाई, क्यों चाहता है तू अपना खुशबू वेस्ट करना, किसी को देना। क्योंकि ये पूरा जो प्लांट है, ये पूरे हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो पूरा जो प्लांट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है। ये भी चाहता है कि इसकी जनरेशन आगे बढ़े, तो ये भी चाहता है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो यानी फर्टिलाइजेशन हो। तो उसके लिए जरूरी होता है कि कुछ
कुछ आगे हम आगे जब पॉलन ग्रेन का जब डिस्कशन करेंगे, आपने 7th 8th में पढ़ा होगा लगभग कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा तब वो उसकी आगे ही मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो पाएंगे। तो पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहते हैं। आई कम टू दैट पॉइंट, पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन में ये हेल्प करता है, सिर्फ इंसेक्ट्स ही नहीं हेल्प करते, बर्ड, एनिमल, ठीक है, वो सब भी हेल्प करते हैं। इवन विंड, हवा की वजह से भी होता है, ठीक है। लेकिन इंसेक्ट्स आर द मेजर फैक्टर्स, है ना। जो भी बटरफ्लाई हो गए, हनी बी हो गए, तो सब मेजर फैक्टर्स हैं। ओके, तो इस तरीके से वो अट्रैक्ट करने के लिए ये हिस्सा बना हुआ है, अट्रैक्शन के लिए। सेकंड फंक्शन क्या हो सकता है, ये भी अंदर के हिस्सों को सपोर्ट कर रहा है। जैसे ये अंदर वाले पार्ट्स को सपोर्ट कर रहा था, वैसे ये भी अपने अंदर वाले पार्ट्स को सपोर्ट कर रहा है ना, सपोर्टिंग द इनर वर्ल्ड्स। ओके, फर्स्ट फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कलरफुल है, फ्रैग्रेंस है, नेक्टर है, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ताकि पॉलिनेशन हो पाए और आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन हो पाए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ा सा एक आगे जाने से पहले कुछ बात बता दूं, आई एम वेरी कीन टू एक्सप्लेन ऑल दैट। तो अगर हम बात करते हैं हायर प्लांट्स की, हायर मतलब वही फ्लावरिंग प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी फैनेरोगैम्स बोलते हैं ना उसको, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, दे आर ऑल हायर प्लांट्स, है ना। नॉन फ्लावरिंग भी होते हैं जिसको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, दे आर सीडलेस। हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सब के, या समझ लो कि दो हिस्से होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, बताया होगा शायद मैं लास्ट पार्ट में, और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आता है सर, इसमें आता है रूट, इसमें आता है स्टेम, और इसमें आता है लीफ। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है, इसमें आता है फ्लावर, और इसमें आता है सीड, है ना। तो जो हायर प्लांट्स होते हैं, ज्यादातर प्लांट्स में उसमें ऐसा होता है कि वो एसेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअल तरीके से भी कर सकते हैं। अगर वो एसेक्सुअल तरीके से कर रहे हैं तो दे विल बी यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है उसको, जो हमने एसेक्सुअल में पढ़ा। अगर वो इस हिस्से को यूज करके रिप्रोड्यूस करेगा, फ्लावर सीड को यूज होगा और उससे नया प्लांट आएगा, तो दैट विल बी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जब ये फ्लावर और सीड, तो यहां हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। होप आई एम क्लियर विद ऑल दिस स्टफ, ठीक है। क्या बात है सर, आज तो इंग्लिश पे इंग्लिश झाड़े जा रहे हो, क्या बात है। कोई बात नहीं यार, तुम मत समझा करो, ऐसे गलत मत समझा करो। गलत सोचते हो ना कभी कभी, तो सही लगता है, वैसे सोचना चाहिए कभी, है ना। ओके, तो ये हो गया, हमने पेटल सेपल समझ लिया। अब इसके अंदर की बात करते हैं। अंदर की बात कैसे होगी सर, चलो इसको मिटा देता हूँ, बाहर ये सब मिटा दूँ, चीजें देख लो। चलो भैया मिट जा, सिम सिम, वैसे एक साथ मिटा देते, ठीक है। तो अब ये हमारा ये वाला काम हो गया। अब इसके सिर्फ अंदर वाले हिस्से को देखते हैं। तो ये देखो, अंदर का हिस्सा मैंने निकाल दिया बाहर, इसको यहां पर ले लिया हमने ऐसे, ठीक है। तो देखो क्या क्या पार्ट्स हैं। दिस अपर पार्ट, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसके ये वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल, और ये वाले पार्ट को बोलते हैं ओवरी। और यहां है फीमेल गैमेट। कहां है फीमेल गैमेट, देखो यहां है फीमेल गैमेट, यहां है फीमेल गैमेट, ठीक है। एक्चुअली ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है, और ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट यहां पर, ठीक है। तो ये समझ लिया। अब ये जो पार्ट है, जो ये ग्रीन वाला मैंने बड़ा सा जो पार्ट निकाल दिया, व्हाट इज दैट पार्ट, दैट इज कार्पेल। कार्पेल बोलते हैं उसको, याद रखना। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिल, पिस्टिल भी कहा जाता है, कार्पेल भी कहा जाता है। और ये एक्चुअली क्या है, दिस इज अ फीमेल पार्ट, याद रखना ये क्या है, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये पूरा जो हमने बनाया, दिस इज द फीमेल पार्ट, कार्पेल, पिस्टिल, दिस इज नथिंग बट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। फीमेल का सिंबल है, ओके, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और यहां पर फीमेल लिख देता हूं, नहीं तो अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और इसको गाइनोशियम भी कहा जाता है। सर कितने नाम लाओगे, मतलब गाइनो मतलब याद ना फीमेल, तो ये गाइनोशियम भी कहा जाता है इसको, ठीक है।
तो इतने सारे नाम हो गए, कार्पल कहो, पिस्टल कहो, फीमेल पार्ट कहो, गाइनोशियम कहो, सब ठीक है, फीमेल पार्ट मत कहो, वैसे तुम जो नाम है वही याद रखो, कार्पल या पिस्टल याद रखो। ओके, अब हमको समझ में आ गया कि इस फीमेल पार्ट में यहां पर फीमेल गैमेट है। सर ये तो बहुत अजीब बात हो गई कि एक ही फ्लावर में फीमेल पार्ट भी है और ये क्या है, ये मेल पार्ट है, ये जो साइड में दिख रहा है ये मेल पार्ट है, मतलब सेम फ्लावर में फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों है। ऐसा इंसानों में तो नहीं होता सर, इंसानों में एक बॉडी में या तो वो मेल है या तो फीमेल है ना। जैसे यहां पर हम बात करें कि कोई एक पर्सन है, कोई पर्सन मैं हूं तो आई एम अ मेल, कोई मतलब कोई बात नहीं, मतलब समझ सकते हो आप इस बात को, है ना। तो वैसे कोई भी पर्सन जो जैसे आप में से कोई मेल है कोई फीमेल है ना, जनरली यही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल, एक बॉडी में एक ही जेंडर होता है, या तो मेल या तो फीमेल। सो ह्यूमंस आर जनरली यूनिसेक्सुअल, ठीक है। और लेकिन फ्लावर्स में और मतलब प्लांट्स में जनरली ये देखा जाता है कि मोस्टली प्लांट्स में क्या होते हैं, दे आर बाइसेक्सुअल। जैसे दिस फ्लावर इज बाइसेक्सुअल बिकॉज दोनों जेंडर एक ही फ्लावर के अंदर है ना, फीमेल पार्ट भी है और ये देखो ये मेल पार्ट भी है। सो दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल्स भी हैं, जैसे वाटरमेलन है, पपाया है, दे आर यूनिसेक्सुअल। पपाया में देखा होगा एक पूरा प्लांट ही मेल होता है, मेल प्लांट, उसमें फ्लावर आते हैं, मेल और फीमेल दोनों प्लांट में फ्लावर आते हैं, पर मेल प्लांट में सिर्फ मेल वाला पार्ट होगा उसके फ्लावर में, और फीमेल पपाया प्लांट में फीमेल वाला पार्ट होगा। तो इसलिए देखा होगा कुछ पपाया प्लांट में सिर्फ क्या होता है, फूल आके टूट के निकल जाता है, कभी पपाया आता ही नहीं है। जो फीमेल पपाया प्लांट है उसमें पपाया आता है। इसलिए अक्सर क्या करते हैं, जो पपीते का जो पेड़ होता है ना, उसको एक साथ ग्रुप में लगाते हैं, कभी मतलब ऐसे नहीं कि एक सिंगल लगाएंगे और उसमें पपाया लगे, क्योंकि फीमेल और मेल अलग अलग प्लांट होते हैं। सो नॉर्मली प्लांट्स में क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ऐसे में एनिमल्स में नॉर्मली यूनिसेक्सुअल्स है, हायर एनिमल्स में। ओके, देन अब तो हो गया ये फीमेल पार्ट देख लिया, ऐसे ही हम ये वाला हिस्सा भी उठा लेते हैं सर। ओके, सो दिस इज द मेल। चलो मैं पहले ना इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, हैं जी। ये हो गया अपना, क्या मस्त बना है सर, वाह क्या मस्त बना है सर। और ये हो गया, देखो ना ऐसे दिख रहा है, ये हो गया, सही है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले को बोलते हैं एंथर, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड फिलामेंट, है ना। ये दो मेन चीज है, एंथर है और ये डंडी है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। अब एंथर के अंदर क्या होता है सर, एंथर के अंदर होता है, देखो यहां से पॉलन ग्रेन होता है इसके अंदर, मतलब बेसिकली एंथर में होता है पॉलन सैक, और पॉलन सैक के अंदर होता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। मतलब पॉलन ग्रेन के ऊपर ऐसा सैक रहेगा, तो पॉलन सैक के अंदर होता है पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन कुछ ऐसा दिखता है, देखो स्पाइनी सा, कांटेदार है। क्यों ऐसा है, कुछ कारण है, बताऊंगा। सो फिलहाल पॉलन, देखो सर यहाँ तो फीमेल पार्ट में इजीली हमको फीमेल गैमेट दिख गया, यहाँ पर कहाँ है फीमेल गैमेट, एक्चुअली पॉलन ग्रेन के, सॉरी फीमेल गैमेट नहीं, मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के अंदर है, यहां पर है। व्हाट इज दैट, दिस इज द मेल गैमेट, ठीक है। ये हो गया मेल गैमेट। तो फीमेल पार्ट में फीमेल गैमेट, मेल पार्ट में पॉलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमेट, दिस इज पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमेट, ठीक है। अच्छा, जैसे इस फीमेल पार्ट को कार्पेल कहते हैं, वैसे मेल पार्ट को स्टेमेन कहते हैं। नाम भी देखो कितना बढ़िया है, स्टेमेन, क्योंकि ये मैन है ना, तो ये मैन है, स्टेमेन, ओके। और ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट का ऐसा सिंबल है, ओके, दिस इज द मेल पार्ट। और इसको जैसे यहां पर गाइनोशियम कहा जाता है, मेल के लिए जो वर्ड है वो है एंड्रो, तो इसको कहते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। सो स्टेमेन या फिर एंड्रोशियम या फिर मेल पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया अपना फीमेल और मेल पार्ट, तो हमने यहां बता दिया सर। अभी कुछ और बात बताओ कि आगे क्या होगा, बिकॉज दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है ये चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होना क्या चाहिए फाइनली, तो मैं यहां लिख देता हूं फाइनली क्या होना चाहिए, तो फाइनली होना चाहिए
देखो यहाँ इतना बढ़िया से बताया है, एंथर फिलामेंट दोनों मिला के स्टेमन, और यहाँ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये मिला के कार्पेल, है ना, यहाँ बढ़िया से बता दिया है। ओके अच्छा, हमको फाइनली क्या अचीव करना है, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर हमको फाइनली मतलब सेकेंड स्टेप और कह लो या फिर फाइनल स्टेप यही है कि सर फर्स्ट स्टेप कहाँ है, फर्स्ट स्टेप बताऊंगा मैं। सो फाइनल स्टेप है फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, किसी तरह से मेल गैमेट फ्यूज हो जाए फीमेल गैमेट से, क्या फॉर्म हो जाए, जाइगोट। सो दिस इज द फाइनल स्टेप दैट इज एक्सपेक्टेड हियर, है ना। फाइनल स्टेप जो है वो है फर्टिलाइजेशन। दूसरा मेन स्टेप, पहला मेन स्टेप क्या है, देखो फर्टिलाइजेशन कब हो पाएगा, क्योंकि दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि अकबर मेरा नाम नहीं है। तो मान लो कि यहां पर है पोलन ग्रेन, या इधर है पोलन ग्रेन, या इधर है पोलन ग्रेन, है ना, इतने सारे पोलन ग्रेन, बाप रे, ठीक है। तो किसी तरह से अगर कुछ ऐसा हो पाए, बिकॉज हियर इज द फीमेल गैमेट, समझ रहे हो बात को, आप ये समझो कि जो फीमेल गैमेट है वो यहां पर है फीमेल गैमेट, और जो मेल गैमेट है वो यहां है मेल गैमेट, इधर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो किसी तरह से फीमेल गैमेट को मेल गैमेट तक पहुंचाना होगा ना यार। तो व्हाट इज दैट भाई, कैसे भी करके पोलन ग्रेन, क्योंकि मेल गैमेट पोलन ग्रेन के अंदर है, तो किसी भी तरीके से यहां जो मेल गैमेट है जिस पोलन ग्रेन में है, उस पोलन ग्रेन को यहां पर पहुंचा दो, चाहे वो यहां से आए या फिर यहां से आए या फिर कहीं से भी आए। तो पोलन ग्रेन का जरूरी है फीमेल पार्ट तक पहुंचना। कहां तक पहुंचना, ये ऊपर वाले हिस्से तक। दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, क्योंकि वो थोड़ा स्टिकी होता है, चीजों को अपने ऊपर चिपका लेगा ताकि पोलन ग्रेन चिपक जाए वहां पर। और पोलन ग्रेन भी स्पाइनी इसलिए है ताकि वो आराम से ऐसा वेलक्रो की तरह होता है ना, हमारे जूते चप्पल में जो वेलक्रो होता है वैसे ही वो चिपक जाए, है ना। हैरी होता है ये और स्टिकी होता है, मस्त चिपक जाएगा, ठीक है। सो दूसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन टू फॉर्म जाइगोट। ये तो बहुत जरूरी चीज है, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि पोलन ग्रेन कैसे पहुंचाया जाए स्टिग्मा के ऊपर, क्योंकि वो हो गया उसके बाद काम आसान हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, ओवर द स्टिग्मा, एंड दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जो मैं सेकेंड कह रहा था, ये पहला स्टेप क्या है, पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma. स्टेप समझ लो या डेफिनेशन, द ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called pollination, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप पॉलिनेशन। एक बार पॉलिनेशन हो गया, आगे किसी तरह से ये जो यहां से पॉलन ट्यूब आएगी और फिर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा सर, है ना। आगे तो ये हो गया। अभी पॉलिनेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं सर, पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं शुद्ध तरीके से। स्टेप 1 इज, मैंने बताया स्टेप 1 क्या है, पॉलिनेशन। स्टेप 2 क्या है, फर्टिलाइजेशन। सो पॉलिनेशन क्या है, द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल एंथर, ऑब्वियसली एंथर मेल ही होता है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये इतना जरूरत नहीं मेल वेल लिखने का, ठीक है। द ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। अब देख लो, जरूरी नहीं कि सेम फ्लावर के अंदर हो। जैसे मान लो यहाँ से पोलन ग्रेन ये कीड़े के ऊपर है ना, जैसे हमने बताया कि क्यों पेटल्स कलरफुल हैं, फ्रैग्रेंस है, उसमें नेक्टर है, ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो। इंसेक्ट के ऊपर चिपक जाएगा, वो स्पाइनी है ना, पोलन ग्रेन चिपक सकता है और फिर यहाँ पर आ जाएगा। जब फ्लावर मैच्योर होगा तो वो बहुत आसानी से पोलन ग्रेन निकलने लगते हैं, उसमें ढीले पड़ जाते हैं। फ्लावर मैच्योर रहेगा तो फ्लावर को ऐसे टैप करो, पूरा येलो येलो डस्ट निकलेगा, वो पोलन ग्रेन है, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन यहाँ से मान लो इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया। सो दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी दो तरह का हो सकता है सर। एक हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन, जब सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन जो है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गया, सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जब यहां का पोलन ग्रेन मान लो यहां आ गया और जरूरी नहीं कि एक्सचेंज हो, मतलब ये कहा जा रहा है कि जब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठे तो ये जो पॉलिनेशन हुआ, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन भी विद इन सेम प्लांट हो सकता है या फिर डिफरेंट प्लांट के बीच में हो सकता है ना। मान लो इसी प्लांट का 2 फ्लावर है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा,
मान लो इस प्लांट का ये फ्लावर है, दूसरे बगल में एक प्लांट है उसका फ्लावर पे गया, तो वो भी क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसेक्ट, बर्ड्स भी हेल्प कर सकते हैं, एनिमल्स भी हेल्प कर सकते हैं, हवा से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके का, जैसे एनिमोफिली है ना, हाइड्रोफिली, बहुत तरीके हैं पॉलिनेशन के, बहुत उतना डीप में नहीं जाना अपने को, ठीक है। ओके, देन स्टेप 2, स्टेप 2 इज फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन हो गया एक बार, तो भैया क्या है, फर्टिलाइजेशन बचाया है। फर्टिलाइजेशन का देखो क्या होता है, अब एक बार जो पॉलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा के ऊपर, तो ये धीरे धीरे ना इसमें से ग्रोथ निकलने लगती है। व्हाट इज दैट ग्रोथ कॉल्ड? उस ग्रोथ को बोलते हैं पॉलन ट्यूब, उस ग्रोथ को बोलते हैं पॉलन ट्यूब। तो देखो ये दोनों पॉलन ट्यूब, दो जरूरी नहीं है एक ही पॉलन ग्रेन आए, एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन भी आ सकते हैं। मान लो देखो यहाँ पर 2 पॉलन ग्रेन आए, तो अब इनके बीच में रेस होगी कि किसका पॉलन ट्यूब सबसे पहले ग्रो होता हुआ जाएगा फीमेल गैमेट के पास, और जो पहले जिसका ग्रोथ पहुंच जाएगा वही फर्टिलाइज करेगा। रेस होगी यहाँ पर भी, है ना। तो यहाँ पर रेस होती है भैया, देखो ये, इसको हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ लिया था, इसको केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। इस ऐसे ग्रो, जब प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है केमिकल की रिस्पॉन्स में, जैसे यहाँ ये केमिकल है फीमेल गैमेट, है ना, दिस इज अ केमिकल, इसकी रिस्पॉन्स में ग्रोथ हो रही है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज जरूरत नहीं, अगेन वो नाम का जरूरत नहीं है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड केमोट्रोपिज्म, बट वो वैसे भी हमको यहाँ नहीं पढ़ना उस चीज़ को, ठीक है। बट फिलहाल ये देखो कि पॉलन ग्रेन में से पॉलन ट्यूब निकली है ग्रो होते होते, और मान लो ये पॉलन ट्यूब सबसे पहले ग्रो होके और यहाँ तक पहुँच गया। और बात ये है कि इससे ऊपर से ओपनिंग नहीं होती, इस वाले केस में ऊपर से बंद रहता है। इस पार्ट को बोलते हैं चलाजा, चलाजा। तो नाम ऐसा है कि शायद कंफ्यूज करे, उसको ऐसा लग सकता है कि जो पॉलन ट्यूब जा रहा है उसको ऐसा फील होगा कि यार ये तो बोल रहा है चला जा, निराश कर रहा है ये तो, ठीक है। पर एक्चुअली जो समझदार वाला बंदा है वो समझता है कि भाई चला जा नहीं कह रहा ये कह रहा है चल आ जा। अब ये पार्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ऐड कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअली इसको चला जा बोलते हैं, CHALAZA। दिस पार्ट, दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड चलाजा, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, ठीक है। तो यहां से तो बंद है, तो मैं थोड़ा सेंस इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा याद रखने के लिए कि ये चला जा है, तो ये सोच रहा है भाई चला जा मतलब वापस चला जा, लेकिन समझदार है तो ये समझ गया, अरे नहीं एक मिनट रुक जाओ, ये तो चल आजा बोल रहा है कि कहीं से तो रास्ता है। वो यहां से कह रहा था चल आजा, यहां से गया और ये पॉलन ट्यूब यहां से एंट्री मार दिया, यहां से पेनिट्रेट किया, और अब वो मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट से मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको एक बात बता दूं कि जब फ्लावर मैच्योर, जब फ्लावर जो है, जब ये प्रोसेस जब हो जाएगा तो फ्लावर तो ड्राई हो जाएगा और उसी के नीचे से फ्रूट बनना शुरू होता है। तो देख लेना कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो ओवरी है और जो अंदर वाला पार्ट है वो ओव्यूल है। तो ओव्यूल ही आगे जाके फ्यूचर में बनता है सीड और ओवरी फर्दर जाके बनता है फ्रूट, ठीक है। आपको पता होगा एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट होते हैं, सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग होती है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता फ्रूट का कवरिंग, है ना। तो ये सब चीजें हैं। ओव्यूल जो है वो फर्दर आगे जाके सीड बनेगा जिससे नया लाइफ आएगा, क्योंकि वही फर्टिलाइजेशन बन के जो जाइगोट है उसी के अंदर बना हुआ है, एम्ब्रियो के फॉर्म में स्टोर्ड है ना। और जो ओवरी है वो फ्यूचर में फ्रूट बनेगा। ओके, फिलहाल सीड और फ्रूट की कहानी से बाहर आते हैं और यहाँ की चीज को समझते हैं। यहाँ जो इवेंट हुआ है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है, उसके अलावा और कुछ हुआ है क्या वो देखते हैं हम। तो उसके लिए पहले तो स्टेप देख लो, फर्टिलाइजेशन क्या है। द सेकंड स्टेप, पहला तो पॉलिनेशन हुआ और पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? द एक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो नाम क्यों पड़ा है डबल फर्टिलाइजेशन। यहां तो एक ही चीज होगी ना, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, सिर्फ एक ही चीज होगी ना, तो डबल फर्टिलाइजेशन नाम क्यों पड़ा। तो इसके लिए पहले एक बात समझो आप कि मान लो जब यहां से जब सीड निकल के आएगी, जब वो सीड बन जाएगा, तो क्या ये सीड तुम डायरेक्टली, ऐसे जरूरी है क्या हमेशा इस सीड को डायरेक्टली हम जैसे वो सीड बना हम उसको जमीन में डाल देंगे, गाड़ देंगे और नया प्लांट आएगा? नहीं, उसको हम डब्बे में भी रख सकते हैं। मान लो 6 महीने के लिए रख दिया, 3 महीने के लिए रख दिया सीड को, नया प्लांट कैसे आएगा फिर? क्योंकि सीड के अंदर लाइफ है, इसके अंदर एक लाइफ है और इस लाइफ को ना एम्ब्रियो कहते हैं। दिस इज एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो छोटा सा मतलब फ्यूचर प्लांट है वो,
जो सीड के अंदर है, और शायद काफी समय तक तुम सीड को अपने घर में डब्बे में रखने वाले हो, तो यहां पर जरूरी ये होता है कि भैया जब तक ये लाइफ के अंदर है उसको कुछ तो नरिशमेंट मिले, खाना पीना मिलता रहे। इसके लिए सीड में कुछ हिस्सा जो है उसको फूड की तरह एक्ट करता है, तो कुछ पार्ट सीड के अंदर क्या रहता है, वो एज अ फूड रहता है जो उस लाइफ को मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाला हिस्सा भी होता है, दिस इज द एंडोस्पर्म पार्ट, ये वाला बाहर वाला पार्ट जो इसको फूड की तरह सप्लाई होता रहेगा। ठीक है, ये जो कॉटिलिडॉन जिसको हम कहते हैं बेसिकली, ये उसके लिए उस लाइफ के लिए फूड का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं कि सीड बनना यानी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ उससे तो ये बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होने से ये बनेगा, जो फूड बनेगा वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए भी एक और फर्टिलाइजेशन इसके अंदर, एक और फ्यूजन होगा। तो बेसिकली देयर विल बी 2 फ्यूजन्स, एक फ्यूजन से लाइफ बनेगी, दूसरे फ्यूजन से ये फूड वाला पार्ट बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि वो कौन से 2 फ्यूजन है जो होंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ बहुत सारी रामायण लिखी है, पर आप जो है डायरेक्टली यहाँ पर देखो, और देखो अब ये वाला हिस्सा मैंने जूम करके दिखाया इधर कि ये पॉलन ट्यूब आया, देखो दिस इज द पॉलन ट्यूब, इसके पास 2 मेल गैमेट्स है। दिस इज नाउ न्यू थिंग कि एक पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट, एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होते हैं, एक नहीं होता, एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होते हैं, और जो उसमें से एक मेल गैमेट है वो तो फीमेल गैमेट से फ्यूज हो रहा है। देखो यहां पर है ना, दिस मेल गैमेट इज फ्यूजिंग विद द फीमेल गैमेट, है ना, यहां पर, और इसी से वो लाइफ बनेगी, है ना। तो दिस इज कॉल्ड सिंगैमी, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी। सिंगैमी, सिंग मतलब आपस में, सिंक्रोनाइज वे में, गैमी मतलब शादी, तो एक्चुअली मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन यहां हुआ है। सो दिस इज द फ्यूजन ऑफ मेल प्लस फीमेल गैमेट, इसको बोलते हैं सिंगैमी, और सिंगैमी से ही क्या बना है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और देखो यहां पर 2 चीजें, बाकी चीजों में कॉन्सेंट्रेट मत करना, सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान दो। ये 2 चीज क्या है, पहले से जो यहां है इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज पोलर न्यूक्लियाई। और कितने पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक यहां है एक यहां है, तो देयर आर ऑलरेडी 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई से ये जो दूसरा मेल गैमेट है ये यहां पर जाके फ्यूज करेगा। मतलब पहले से 2 दोस्त बैठे थे अपनी महफिल जमा के, तीसरा बंदा भी यहां पर आ गया, तो 3 लोगों की महफिल बन गई, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, है ना। देखो कितने मेल गैमेट आए थे, एक ट्यूब से 2 मेल गैमेट आए थे, एक ने फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज किया, यानी कि समझो हम ऐसे जाते हैं ना, कई सारे दोस्त होते हैं, एक दोस्त की शादी हो रही है, ठीक है, मान लो ये 2 भाई है, ठीक है, ये 2 भाई हैं, और यहां पर ये कुछ दोस्त हैं, एक भाई की शादी हो रही है, तो एक भाई तो स्टेज पे बैठा हुआ है, और ये कुछ दोस्त आए हैं, अब ये जो दूसरा भाई है ये इसके साथ महफिल बना रहा है, ठीक है, मस्त पार्टी वार्टी कर रहा है, और एक जिसकी शादी हो रही है वो बर्बादी अलग से स्टेज पे हो रही है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर भी लगभग वही है, 2 भाई आए, एक भाई की शादी है ना, दैट इज सिंगैमी, फॉर्मिंग जाइगोट, जो भी होगा बच्चा होगा जो भी है जाइगोट, और दूसरा मेल गैमेट जो है, दूसरा भाई क्या कर रहा है, यहाँ पर जाके दो दोस्तों के साथ में महफिल बना रहा है, यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमेट। सो दिस इज कॉल्ड, 3 लोग है ना, मिल बैठेंगे 3 यार, आप मैं और समथिंग समथिंग, तो यहां पर देखो आप मैं और समथिंग समथिंग, ये 3 लोगों का फ्यूजन हुआ, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म, है ना। सिंगैमी से मेल, सिंगैमी क्या है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, इससे बना जाइगोट, वो लाइफ, दिस इज द लाइफ, द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल ऑफ द सीड। और दूसरा वाले पार्ट में जहां 2 पोलर न्यूक्लियाई थे वहां पर एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ, तो 2 + 1 3, सो दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना, एंडोस्पर्म। आ गया समझ में। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है सर, क्योंकि 2 जगह फ्यूजन होता है, एक सिंगैमी, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, है ना। 2 फ्यूजन्स होती है, एक होता है सिंगैमी और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेना आप। अब हम देखते हैं कि जब सीड जर्मिनेट होता है, जब हम ज़मीन में सीड को डालते हैं, जब वो जमता है तो उसमें, जैसे नॉर्मली डाइकोट प्लांट का दिखा है, तो उसमें क्या होता है,
कॉटिलिडॉन, जो 2 फ्लैप्स खुल जाएंगे वो कॉटिलिडॉन्स है, ठीक है। और जो रूट की तरफ जो रूट बनने वाला है और एक जो शूट बनने वाला है, अपर पार्ट बनने वाला है, तो इसमें दिस पार्ट इज अ फूड स्टोरेज, द कॉटिलिडॉन। ये कॉटिलिडॉन जब हम जमीन में डाल रहे हैं तो ये खुल गया, और जो रूट वाला पार्ट है जो छोटा सा निकला है उसको रेडिकल कहते हैं, विच इज द फ्यूचर रूट। और जो फ्यूचर में स्टेम बनने वाला है, अपर पार्ट बनने वाला है, उसको प्ल्यूम्यूल कहते हैं, द फ्यूचर शूट, है ना। जब सारा नरिशमेंट जाएगा तो ये ग्रो करेगा, एक नीचे की तरफ से दिस इज रेडिकल, और एक ऊपर की तरफ से जाएगा, वो ये जमीन के नीचे जाएगा और जमीन के ऊपर जाएगा। सो ऊपर जाएगा उसको, उस छोटे से हिस्से को प्ल्यूम्यूल कहते हैं, और नीचे वाले को रेडिकल कहते हैं। दिस इज क्लियर, आई गेस काफी क्लियर है। और ये पार्ट आ गया अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। भाई इसको भी कवर करना जरूरी है ना, काफी स्कूल में मिस कर दिया जाता है। लेकिन मैंने जब पिछली बार जब मैंने कहा था तो मैंने ये देखा था कि काफ़ी बच्चों ने ये कहा था कि उनके स्कूल में सर अच्छे से पढ़ाया गया, तो आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट कि भाई थोड़ा टीचर समझते हैं कि भाई ये सब चीज़ें ज़रूरी है बच्चों को पढ़ानी यार। छुपा छुपा के ऐसा होगा कि बच्चे को ज़्यादा और एक्साइटमेंट होगी और वो गलत तरीके से या पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी उनको, है ना, पूरा ज्ञान नहीं समझ पाएंगे। तो हम तो भाई करते हैं पूरा ज्ञान, और जो स्कूल टीचर्स है कुछ टीचर्स वो भी समझ रहे हैं अब, और जो नहीं कराते भैया मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और स्टडीज़ की तरह लीजिए यार, क्या दिक्कत है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो मैंने कह दिया एक बात तो सिंपल है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आ गया तो यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखनी है कि मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट तो होना ही चाहिए, और उससे क्या फॉर्म होना चाहिए, जाइगोट। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, चाहे वो कोई भी केस में हो, प्लांट हो, ह्यूमन हो, इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बहुत जरूरी प्रोसेस है यहां पर। अब एक सिंपल सी बात समझो कि देखो मेल गैमेट कुछ यहां पर है, ठीक है, फीमेल गैमेट कुछ यहां पर है। मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहां पर पहला स्टेप कि सेकंड स्टेप फर्टिलाइजेशन, पहला स्टेप पॉलिनेशन जैसा कुछ होगा कि सीधा हवा से यहां से मेल गैमेट उड़ता हुआ फीमेल बॉडी के पास जाए और फीमेल गैमेट से मिल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो यहां पर ये जो स्टेप है इसके लिए जरूरी है मेल और फीमेल बॉडी का आपस में कांटेक्ट में आना, ठीक है। बहुत डायरेक्ट बात कर रहा हूं मैं, मेल और फीमेल बॉडी का आपस में डायरेक्ट इंटीमेट कांटेक्ट में आना जरूरी है ताकि मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच पाए और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो पाए, है ना। अब आपने मतलब बेसिक बातें पढ़ी है ऑलरेडी, 8th में पढ़ी हुई है, द प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस वाला पार्ट। प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी इज दैट एज जब जिस फेज में ज्यादा जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो जाती है ना। तो वो जो टीन एज वाला हिस्सा है ना, जहां पर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, अप्रोक्सीमेटली दैट इज 11.5 से 12 ईयर के आसपास से शुरू होता है वो, ठीक है, और 14 से 16 साल तक लगभग ये खत्म होता है ना। ऐसा नहीं कि खत्म होता है, बट वो फेज में सबसे ज्यादा जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है। बचपन से जब हम पैदा होते हैं तो वो नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, बॉडी की फिजिकल ग्रोथ हो रही है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो उस प्यूबर्टी वाले फेज में होता है, जब जब बच्चा पैदा होता है तो मेल और फीमेल लगभग एक जैसे दिखते हैं, पर वो डिफरेंशिएट होना कब शुरू होते हैं? वो उस टीन एज में, उस प्यूबर्टी वाले एज में, है ना। सो प्यूबर्टी इज दैट पीरियड व्हेन एडोलसेंट चेंजेस हैपेंस। एडोलसेंस वाले जो चेंजेस होते हैं वो कौन से पीरियड में होते हैं? उस पीरियड को प्यूबर्टी कहते हैं। लोगों को कंफ्यूजन रहता है प्यूबर्टी और एडोलसेंस में। एडोलसेंस आर द चेंजेस जो मेल्स के अंदर हो रहे हैं डिफरेंट तरीके से, फीमेल्स के अंदर हो रहे हैं डिफरेंट तरीके से, जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट की या बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एडोलसेंस कहते हैं, और जिस पीरियड में हो रहा है उस पीरियड को हम प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 11 to 15-16 ईयर्स का जो फेज है, ठीक है, वो प्यूबर्टी में आता है। ओके, तो यहाँ पर जो भी मेल के अंदर मेल वाले चेंजेस होते हैं, है ना, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, फीमेल के अंदर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। सो वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो गया, उसके बाद की हम चीज़ें यहाँ पर देखेंगे कि भैया क्या क्या चीज़ अब यहाँ पर मेल और फीमेल से एसोसिएटेड है और कैसे ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो फाइनली यहाँ पर हो सकता है।
तो पहले तो हमको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को समझना होगा। सो दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन का, और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन का, ठीक है। अब और जो पार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा जिससे कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होने के चांस होंगे, जो मेल और फीमेल बॉडी का पार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, तो मेल का वो पार्ट है पेनिस, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल का वो हिस्सा है वेजाइना, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। तो ये लगभग वही स्विच सॉकेट जैसा हो गया, है ना। दिस इज पेनिस विच विल बी इंसर्टेड इन दिस वेजाइना, ठीक है। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, जो कांटेक्ट में आने का प्रोसेस है, मेल और फीमेल ऑर्गन का आपस में कांटेक्ट में आने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉप्यूलेशन, है ना। जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड कॉप्यूलेशन। मतलब सिंपल बात है, वो प्रोसेस जिससे पॉपुलेशन बढ़ता है उसको कॉप्यूलेशन कहते हैं, क्या बात है। सो उस प्रोसेस को कॉप्यूलेशन भी कहते हैं, या फिर आम भाषा में दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेटिंग या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये इसकी वजह से कांटेक्ट में आएंगे और आगे फिर वो जो ट्रांसफर होना जिस भी तरीके से वो होगा, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉप्यूलेशन, जिससे मेल और फीमेल ऑर्गन कांटेक्ट में आएंगे, यानी पेनिस और वेजाइना, ठीक है। सो कॉप्यूलेशन, ओके। तो ये भी कह सकते हो कि विच इज द एक्सटर्नल कॉप्यूलेटरी ऑर्गन इन मेल, सो इट इज पेनिस, दिस इज द एक्सटर्नल कॉप्यूलेटरी ऑर्गन इन मेल। और वैसे ही विच इज द एक्सटर्नल कॉप्यूलेटरी ऑर्गन इन फीमेल, तो वो है वेजाइना, ठीक है। ये हो गया। अभी देन इसके आगे बढ़ते हैं सर, फाइन। तो इधर पे पहले देख लो कि यहां पर मैंने ये कहा कि ये हिस्सा टेस्टिस, जैसे यहां पर टेस्टिस है, देखो इसको कंपेयर करना, अब जैसे इधर पे टेस्टिस है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही फीमेल के अंदर है ओवरी, एकदम एनालोगस। टेस्टिस का फंक्शन क्या है, पहला स्पर्म प्रोडक्शन, दूसरा टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, ये तो पता ही हमको, मेल हार्मोन है जो मेल चेंजेस लाता है ना, मेल के अंदर जो मेल कैरेक्टर्स आते हैं बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस दो इंपॉर्टेंट चीजें प्रोड्यूस करती है मेल्स के अंदर, पहला स्पर्म प्रोड्यूस करता है वो, और स्पर्म के अंदर ही मेल गैमेट होता है, याद रखना। ये जो स्पर्म होता है इसी के अंदर जो है मेल गैमेट होता है, ठीक है। तो ये स्पर्म प्रोडक्शन होता है और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है ये, तो ये टेस्टिस का काम हो गया, ओके। अच्छा, अभी इसके बाद बात करते हैं हम फीमेल पार्ट की। तो फीमेल पार्ट में मैंने बताया ओवरी लगभग वैसा ही हिस्सा है। तो ओवरी क्या क्या चीजें करता है, तो ये भी लगभग वही काम करता है जैसे वो मेल। स्पर्म इज द मेल जर्म सेल, याद रखना, स्पर्म को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है मेल जर्म सेल, जर्म सेल, ठीक है। तो यहां पर ये फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस करेगा जिसको क्या बोलते हैं, ओवम। ओवम प्रोड्यूस करने का, ये ओवम डेवलप करने का काम यहां पर होता है पहला। और जैसे वहां पर मेल गैमेट, मेल हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था, टेस्टिस कर रहा था, वैसे ये दूसरा काम क्या करता है, ये फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है ना, ओवरी। क्या है वो, पता है हमको, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो जैसा यहां पेनिस है वैसे यहां वेजाइना है, दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे तभी चीजें ट्रांसफर होंगी, मेल से स्पर्म जाएगा फीमेल बॉडी में, ठीक है। वैसे ही जैसे यहां पर टेस्टिस है वैसे इधर ओवरी है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है विच इज द मेल जर्म सेल, जिसके अंदर मेल गैमेट है, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है, जो मेल के अंदर मेल कैरेक्टर्स लाता है ड्यूरिंग एडोलसेंस, प्यूबर्टी एंड ऑन। तो वो ये दो चीजें टेस्टिस करता है। वैसे यहां पर ओवम विच इज द फीमेल जर्म सेल, ठीक है, लगभग ऐसा, ठीक है। और दूसरा
एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वो प्रोड्यूस करना। सो ये एनालोगस ऑर्गन्स पार्ट्स हो गए। अब एक और बात, चलो हमने पेनिस टेस्टिस का तो समझ लिया, अब स्पर्म जो है वो कब प्रोड्यूस होता है और कैसे वो जाता है। तो हमको पता है कि भैया स्पर्म का जो प्रोडक्शन है अप्रोक्सीमेटली जब यहाँ रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट हो जाएगा मेल्स के अंदर से, तो वो स्टार्ट हो जाएगा स्पर्म का प्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि स्टार्ट पूरा जिंदगी वो हमेशा हर वक्त प्रोड्यूस होता रहता, ऐसा नहीं है। जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जब बॉडी में ऐसे चेंजेस होंगे या बॉडी को ऐसा फील होगा, उसी वक्त स्पर्म प्रोड्यूस होगा। और एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। एक बार में जो स्पर्म यहाँ पास होंगे, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स पास होंगे। ठीक है, तो वो स्पर्म कैसे जाएंगे वो रास्ता देख लेना। और एक बात कि मेल में स्पर्म प्रोड्यूस करने का कोई शुरुआत तो है लेकिन अंत नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। लाइफ लॉन्ग मेल में स्पर्म प्रोडक्शन चलता रहता है, बुढ़ापे तक। ठीक है, अच्छा अब एक बार में मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस हुए तो सही, पर वो जाएंगे कहां से? तो जब रिक्वायरमेंट होगी तो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ और स्पर्म यहां से, ये स्पर्म डक्ट से, ये स्पर्म की ट्यूब, दिस इज द स्पर्म डक्ट, क्या बोलते हैं इसको? वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। तो ये स्पर्म डक्ट से यानी वास्ट डिफरेंस से वो स्पर्म ट्रेवल करके ये यहां से करके ऐसे और आगे बढ़ेगा और पेनिस के थ्रू फीमेल बॉडी में जाएगा। ठीक है, सो ये ट्यूब से जाएगा। अब देखना ये जो हिस्सा है पेनिस के अंदर, ये जो ट्यूब है इसको यूरेथ्रा कहते हैं। ये यूरेथ्रा क्या है? देखो स्पर्म भी जा सकता है और यही ट्यूब है जहां से यूरिन, देखो यहां से किडनी से ये यूरेटर आया है, ये ब्लैडर है, ये यूरिन भी यहीं से जा सकता है। सो यूरेथ्रा इज अ कॉमन ट्यूब इन केस ऑफ मेल्स, यूरेथ्रा इज अ कॉमन ट्यूब फॉर स्पर्म एज वेल एज यूरिन। ठीक है, तो बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों का मीडियम अलग है। स्पर्म इज बेसिक अल्कलाइन एंड यूरिन इज एसिडिक, तो थोड़ा सा उनको न्यूट्रलाइज करके ही स्पर्म पास हो सकता है। तो बहुत चीज़ें वहाँ कनेक्टेड है, बट दैट इज डीप। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर दो और चीज दिख रही होगी तुमको। एक है सेमिनल वेसिकल, देखो ये चीज, दिस इज सेमिनल वेसिकल एंड दिस पार्ट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तुमको कंबाइन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? तो याद रखना कि ये कुछ फ्लूइड सेक्रीट करते हैं, ये कुछ फ्लूइड सेक्रीट करते हैं, है ना। अब सेमिनल वेसिकल से एक वर्ड आता है सेमिन, तो ये सेमिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उस फ्लूइड का काम क्या है? दो काम है। पहला, जो स्पर्म आने वाला है ना, उसी के पहले ये सेमिन प्रोड्यूस करेंगे, तो वो सेमिन के अंदर से स्पर्म बहुत आसानी से स्विम करके जा सकता है। देखो स्पर्म का डिजाइन देखो, टेल भी है उसमें, तो वो आसानी से स्विम करके जा सकता है जब वहाँ मीडियम रहेगा। तो बेसिकली जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, दे सेक्रीट अ फ्लूइड। उस फ्लूइड का पहला काम है टू प्रोवाइड द इजी पासेज ऑफ स्पर्म, इट प्रोवाइड्स द इजी पासेज ऑफ स्पर्म। और सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट काम है, दैट फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म। स्पर्म जब इतना लंबा रास्ता तय करेगा तो उसको नरिशमेंट चाहिए, खाना पीना चाहिए, तो फ्लूइड जो है वो नरिशमेंट भी देता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट? कंबाइन पूछा जाता है, तो आपको कंबाइन आंसर में ये लिखना है, दे प्रोड्यूस अ फ्लूइड, दे प्रोड्यूस फ्लूइड विच फर्स्ट क्या करता है, विच अलाउ द इजी पासेज ऑफ स्पर्म, एंड सेकेंड दे ऑल्सो हेल्प, दे ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा फीमेल बॉडी, तो वो तो पार्ट हो गया। अब हमने देखा स्पर्म चलो वहां से प्रोड्यूस होके ये वास्ट डिफरेंस से और यहाँ से ऐसे आ सकता है, और आगे जब कॉपुलेशन प्रोसेस होगा तो यहाँ से स्पर्म जो है वो एंट्री करेगा और आगे जा सकता है। ठीक है, अब देखना स्पर्म जो है वो आगे जा सकता है, यहाँ जाएगा। अब एग जो है एक टाइम पे एक ही साइड में प्रोड्यूस रहता है, तो यानी कि एक मंथ में मान लो यहाँ पर है तो अगले मंथ में इधर होगा। तो मान लो कि फिलहाल इस मंथ जो एग है वो यहाँ पर है, इस ओवरी में है, जो ओवम है वो यहाँ है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आए हैं यहाँ से, तो कई स्पर्म्स तो यहाँ निकल जाएंगे और लगभग आधे स्पर्म्स यहाँ निकल जाएंगे। ये रास्ता इतना कठिन होता है कि बहुत सारे स्पर्म मारे भी जाते हैं इसमें। ठीक है, जो हेल्दी स्पर्म है वो जाएगा और वो पहुंचेगा, हेल्दी और लकी, क्योंकि यहाँ वाले तो सब अनलकी है यार, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। जो इधर पहुंचे हैं आधे, उसमें से भी जो सबसे पहले पहुंचा इधर पे, वो स्पर्म
इस एग को फर्टिलाइज करेगा और जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो पूरा होगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर और जाइगोट फॉर्म होगा। वो पहला सेल को जाइगोट कहा जाता है। दैट फर्स्ट सेल जो यहां पर बनेगा वो जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट कहा जाएगा। और वो जाइगोट आगे इसी रास्ते से होते हुए धीरे धीरे वो बेसिकली सेल डिवीजन होता जाता है और ये एक टिश्यू बन जाता है। दैट टिश्यू इज कॉल्ड एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो है ना, पूरा फर्टिलाइजेशन तो हो ही गया। अब ये जो टिश्यू है वो इस हिस्से में, ये पार्ट को बोलते हैं यूट्रस। यही वो थैली है जहां बच्चा जो है वो डेवलप होगा, यूट्रस। ठीक है, दिस वेजाइना के अंदर वाला ये हिस्सा है सर्विक्स। और जो ट्यूब जहां से, देखो ये दोनों ट्यूब जो दिख रही है ना यहाँ पर, जो ओवरी से स्पर्म भी उसी ट्यूब से आया है यहाँ पर, और अब ये जा भी रहे हैं आगे के लिए वो इसी ट्यूब से। दैट ट्यूब इज कॉल्ड ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, है ना। तो ये जो ट्यूब है ऊपर जो दिख रही है, ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है, दिस इज ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। क्योंकि ओविडक्ट क्यों? क्योंकि यहीं से ओवम जो है वो जा रहा है आगे। और वो जो पहला सेल था उसको जाइगोट बोला, जब वो टिश्यू बन गया तो एम्ब्रियो कहा। वही लाइफ है, वही लिविंग मैटर है ना, वही चीज बेबी बनेगा आगे जाके। तो वो यहाँ पर आके मान लो कहीं भी इस तरफ या इस तरफ अटैच हो जाएगा और उस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं उस अटैचमेंट को? ये जो अटैचमेंट प्रोसेस है, ठीक है, अटैच होने का प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इम्प्लांटेशन? याद होना चाहिए कि द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जाइगोट मत लिखना, द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑन द प्लेसेंटा। ये यूट्रस का जो अंदर वाला ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज प्लेसेंटा, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, इस पार्ट को प्लेसेंटा कहते हैं, जो ये वाला हिस्सा है। बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है, मैं उसका कहानी बताऊंगा आगे। ठीक है, तो ये यहां पर अटैच होगा। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑन द प्लेसेंटा इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब एक और सवाल कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? देखो पहला क्या था? इम्प्लांटेशन। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, है ना। अब बेबी यहां से अटैच, मतलब वो हो गया, अब अभी बेबी कह रहा हूं मैं, उसको एम्ब्रियो नहीं बोल रहा। तो आगे जाके अब उसको क्या चाहिए बेबी को, है ना, ये नाभि अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होगा वो, तो उसको नरिशमेंट चाहिए, खाना पीना वहीं से मिलेगा उसको, उसी पाइप से, और वेस्ट भी वो वहीं से दे देगा, है ना। तो ये जो एक्सचेंज है उसके लिए प्लेसेंटा काम करता है। तो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा में यही है, पहला, प्लेसेंटा प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। अभी एम्ब्रियो मत बोलना शुरू करो, क्योंकि अभी एम्ब्रियो तो यहां तक था, आगे जाके वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा भी होने लगेगा, उसके हाथ पैर बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे, उसको फीटस कहते हैं, फिर भ्रूण, है ना। तो दैट इज कॉल्ड फीटस। जब वो थोड़ा सा डेवलप होने लगेगा, बॉडी पार्ट्स बनने लगेंगे, है ना, तो हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा में ये लिखना, पहला, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द फीटस, ठीक है, और सेकेंड, इट टेक्स अवे द वेस्ट फ्रॉम द फीटस। ठीक है, यानी नरिशमेंट देता है, ब्लड वेसल है बेसिकली वो पूरा, तो फीटस को नरिशमेंट देने का काम, जो भी मम्मी खाएगी वो उसको मिलता जाएगा, और जो वेस्ट कलेक्ट करने का काम, ये दो काम है प्लेसेंटा के। ठीक है, प्लेसेंटा इज अ हैवी ब्लड नेटवर्क जो यहाँ पर बना हुआ है। अब ये ब्लड नेटवर्क की कहानी भी हम थोड़ा समझते हैं फीमेल की केस में, इस वाली डायग्राम में। ठीक है, वहां पर तो हमने समझ लिया भाई, स्पर्म देने का काम हो गया, काम खत्म। अब ये जो मान लो कि यहाँ पर मैं बता रहा था कि इधर फीटस जो है वो डेवलप हो रहा है ह्यूमन में, वो जो प्रेगनेंसी का पीरियड है अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ का होता है, उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, सो वो तो तब होगा जब स्पर्म आया। स्पर्म नहीं आया तो फीमेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो भी हमको समझना है। ठीक है, तो यहां पर भी वही है, लगभग 11.5 इयर्स की एज के साथ, लगभग आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहां पर देखो, ऐसा नहीं है कि फीमेल के अंदर, जैसे वहां पर क्या था, स्पर्म प्रोड्यूस होता है ऑन द स्पॉट, है ना, कई सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। यहां पर जब ये फीमेल पैदा हुई है ना, तभी से फीमेल के अंदर कई सारे जो ओवम है, जो एग है, वो ऑलरेडी होते हैं, कई सारे एग यहां पर ऑलरेडी होते हैं। एक सेकेंड, कहां आ गए? लेकिन ये एग जो है दोनों साइड में ओवरी में है,
लेकिन ये एग मैच्योर नहीं होते, ये जो ओवम है ये मैच्योर नहीं होता है, सो दे आर इमेच्योर एग। तो ये मैच्योर होना कब शुरू होता है? यहाँ से, इस एज से लगभग, ठीक है। एक एक मान लो यहाँ पर पहला एग जो है वो मैच्योर हुआ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। जब पहला एग बन गया तो दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, कि अब रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट हुआ। हाँ भाई, वो फीमेल लगभग इस एज के आसपास में अब पहला एग ये बना है, दिस इज ओव्यूलेशन, ठीक है। पर फीमेल बॉडी नेचर ने क्या बनाया देखो, कि क्योंकि मेल बॉडी में कोई ज़्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेबी को होल्ड नहीं करना है, यहाँ पर बेबी को होल्ड करने लायक सिचुएशंस बनानी है। इसलिए नेचर ने क्या किया हुआ है कि जो यूट्रस है जहाँ पर बेबी डेवलप होगा उसको उस लायक बनाया कि अगर समझो स्पर्म आया तो रिसीव करने लायक हो जाए। तो ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, दिस इज हेवी नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, जो उसी के साथ फॉर्म होता है जब भी एग बनेगा। तो ये पहला एग यहाँ ओव्यूलेशन हुआ, एग बना, और यहाँ पर ये ब्लड वेसल का जो नेटवर्क है ये तैयार हो गया, ठीक है। ब्लड वेसल का ये नेटवर्क जो है ये तैयार हो गया। इसी ब्लड वेसल का जो ये डिस्क बन गया है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो जरूरी नहीं है कि जब स्पर्म आएगा तभी ये प्लेसेंटा फॉर्म होगा, ये जब भी ओव्यूलेशन हो रहा है ये प्लेसेंटा, ब्लड वेसल यहाँ पर तैयार हो रहा है। अब देखो इसकी एग की भी लाइफ होती है, ठीक है। कितनी लाइफ होती है? अप्रोक्सीमेटली 28 डेज की एग की लाइफ होती है ना। वो बना, मैच्योर हुआ, और पूरा टोटल 28 दिन तक उसने वेट किया, और यहाँ पर है ना 28 डेज में वो क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। स्टार्ट से लेके एंड तक 28 डेज में रप्चर हो जाएगा। तो यहाँ से जो म्यूकस है, इसके ब्रेक होने से जो म्यूकस बनेगा वो यहाँ से पास होगा, जो येलोइश म्यूकस है। और देखो दोनों साइड में नहीं, मैंने बोला कि दोनों में से एक साइड में बनेगा। अभी यहाँ बना, मान लो पहली बार यहाँ बना है, तो इसके साथ साथ जो इसकी तैयारी हुई थी, जो ब्लड वेसल की तैयारी हुई थी, वो ब्लड वेसल भी क्या होगा? वो भी रप्चर होगा। तो ये ब्लड वेसल भी यहाँ पर ब्रेक हो गए, और बहुत सारा ब्लड भी यहाँ पर पास होगा। तो ये जो ब्लड के साथ ये जो म्यूकस पास हो रहा है, ठीक है, जो ये पास हो रहा है, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो यानी ओव्यूलेशन के बाद है यहाँ मेंस्ट्रुएशन। 28 दिन हुए, एग बना, है ना, वेट किया स्पर्म का, स्पर्म नहीं आया, इस उम्र थोड़ी आएगा, स्पर्म नहीं आया, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये एग के साथ ये जो ब्लड वेसल तैयार हुआ था ये सब रप्चर होके बाहर जाएगा, और इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये साइकिल में हर मेंस्ट्रुएशन के बीच में अप्रोक्सीमेटली कितना दिन का? 28 डेज, यानी लगभग 1 मंथ का जो है, हर 1 मंथ के पीरियड में फीमेल को लगभग ये वाला प्रोसेस होगा, जो स्टार्टिंग में बहुत ही इरेगुलर होता है, बट विथ टाइम जो है वो फीमेल के मेच्योर होने के बाद विथ टाइम ये क्या होता है, वो मंथली साइकिल बन जाएगा, ठीक है। अब ये एक्चुअली क्यों हो रहा है? देखो यहाँ ब्लड का ये डिस्चार्ज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ बेबी को रिसीव करने वाली कंडीशन बनती है, वहां पर कोई ऐसा चीज नहीं था, ठीक है। तो अब मान लो ये वाला रप्चर हो गया, हट गया। अब जो एग है, नेक्स्ट एग लगभग मान लो अब इधर डेवलप हो रहा है। ये एग यहाँ पर अब मान लो मैच्योर होना शुरू हुआ, ये एग मैच्योर हुआ, दिस इज नेक्स्ट ओव्यूलेशन, और ये अगले 28 दिन इसके होंगे। और जब कोई स्पर्म नहीं आएगा, अगेन जब भी एग बना तो यहाँ पर ये फिर से ब्लड वेसल बना, तो ये जब एग रप्चर होगा, है ना, जब तक स्पर्म नहीं आएगा यही होता रहेगा, ये रप्चर होगा, इसका म्यूकस विद दिस ब्लड ये जाएगा, और हर 28 दिन के बाद ये मेंस्ट्रुएशन यहाँ पर होगा। तो जैसे मैंने तुमको बताया था कि स्पर्म प्रोडक्शन में क्या होता है, विद द प्यूबर्टी वो स्टार्ट होता है और लाइफ लॉन्ग चलता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस है इसमें ऐसा है कि ये, या यहाँ पर फीमेल में जो एग मैच्योर होने का जो प्रोसेस है उसकी लाइफ है कि भैया चलो ये इस एज से लगभग स्टार्ट हुआ, मान लो 12 इयर्स की एज से लगभग स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से ये 45 to 50, अब ये कुछ बुक्स में अलग अलग दिया होता है, तो इस एज तक लगभग जो है ये खत्म हो जाएगा। ओके, तो यानी 12 साल से जो एग है वो मैच्योर होना शुरू हुआ फीमेल में, और पहला मेंस्ट्रुएशन हुआ, ठीक है, मान लो पहला 12 साल की उम्र में पहला मेंस्ट्रुएशन हुआ। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को पता है क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मेनार्क, मेन आर्क, कि फीमेल बॉडी जो है यहाँ पर वो प्रोसेस जो रिप्रोडक्टिव लाइफ का शुरुआत हो चुका है, और जब मान लो 50 साल की उम्र तक ये आखिरी एग बना और डिस्चार्ज हुआ,
सो दिस इज कॉल्ड मेनोपॉज। क्या बोलते हैं इसको? मेनोपॉज, PAUSE। सो मेनोपॉज यानी मेन ओ स्टॉप, अब जो है यहां पर एग नहीं बन सकता और फीमेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ का एक एज खत्म हो गया, है ना। इसलिए जरूरी होता है कि जो फीमेल्स होती हैं एक सर्टन एज के बाद वो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव नहीं कर सकती, बिकॉज उनका मेनोपॉज जो है, एग जो है वो अब फॉर्मेशन ओव्यूलेशन नहीं होने वाला, ठीक है। सो स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज मेनार्क एंड एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज मेनोपॉज, ठीक है। सो फीमेल्स, मेल्स में लाइफ लॉन्ग तक वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है, बट फीमेल्स में एक रिप्रोडक्टिव लाइफ है ना, इसके बाद स्पर्म प्रोड्यूस एग प्रोड्यूस नहीं होगा। रीजन भी है ना कि उस एज के बाद बच्चे को यहाँ होल्ड करना इट विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको पता है कि जब वो डिलीवरी होती है तो वो आपने सुना होगा कि वो कितना ज़्यादा लेबर पेन और बहुत सारी चीज़ें वहाँ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसलिए फीमेल को मतलब नेचर ने जो है यहाँ पर कुछ एक बैरियर लगा रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने यहाँ पर चीज़ें बता दी। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। मतलब ये जो चीज़ है अभी आपको इस उम्र में समझनी ज़रूरी है, जो 10th के बच्चे देख रहे हैं। आगे जाके कोई साइंस नहीं लेगा, है ना, आगे जाके बहुत लोग अलग अलग स्ट्रीम में जाएंगे, तो ये थोड़ा लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो जब एक एज पर आप आओगे एक फेज़ में, तो शादी कर ले भाई, शादी कर ले, ठीक है। ये प्रेशर घर से आएगा, दोस्तों से आएगा और ऐसे होता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें जो बंदा है या जो बंदी है उसको खुद डिसाइड करना होगा कि मुझे कब मैं सेट हूँ, कब मैं तैयार हूँ, कब मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, चाहे वो जिम्मेदारी हो जिस भी तरह की, और कब मैं शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए कब रेडी हूँ। ये सब उस बंदे पे ही डिपेंड करना चाहिए, कहीं कोई भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर इसमें कुछ जुड़ी हुई डिफ़िकल्टीज़ भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये यहाँ पर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? जैसे हमने यहाँ बताया कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो डिस्चार्ज होना है उससे जुड़ा हुआ डिसीजेस या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिट हुआ डिसीजेस भी होता है। स्पेशली फीमेल्स में अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, तो वो सब से जुड़ा हुआ जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। मेनी डिसीजेस कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज गोनोरिया, सिफिलिस। आपको याद रखना है, नेम एनी 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस विच हैपन बाय बैक्टीरिया। तो आपको याद रखना है बैक्टीरियल एसटीडीज में कौन सा है? एक है गोनोरिया, दूसरा है सिफिलिस। और वायरस से हुआ एसटीडी में एक है वार्ड्स और एक है HIV एड्स, ये आपने सुना होगा, ठीक है। नाम याद रखो, बैक्टीरियल एसटीडीज, गोनोरिया एंड सिफिलिस, वायरल, वार्ड्स एंड HIV एड्स, ठीक है। डिटेल की इतनी खास जरूरत नहीं, आप लोग चेक करोगे तो आपको पता लगता जाएगा। HIV एड्स का अगर आपको पता हो कि भाई इसमें होता क्या है, द वायरस इज HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और जो बीमारी है उसको बोलते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर कोई पर्सन है जिसके अंदर ये HIV का वायरस है, मतलब वो HIV पॉजिटिव है, वो किसी तरीके से उसका ब्लड अगर हेल्दी पर्सन की ब्लड में जाए, अब चाहे वो सेक्सुअली ट्रांसमिट करके वो स्पर्म के थ्रू जाए या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूशन से जाए या सिरिंज या फिर जिस भी तरीके से ब्लड अगर यहाँ पर गया रेजर से, है ना, शेविंग ब्लेड से, तो क्या हो सकता है कि ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ही इज HIV पॉजिटिव, ही और शी इज HIV पॉजिटिव। यहाँ से ब्लड यहाँ गया तो वो HIV का वायरस इसके अंदर भी आ गया, ये इन्फेक्ट हो जाएगा। हेल्दी पर्सन के ब्लड से नहीं होगा, जो इन्फेक्टेड है उसके ब्लड से होगा, ये याद रखना, ठीक है। सो ये हो गया एसटीडीज, याद रखना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बैक्टीरियल एसटीडीज, गोनोरिया एंड सिफिलिस, 2 वायरल एसटीडीज, वार्ड्स एंड HIV एड्स, ठीक है। यूज ऑफ कॉन्डम्स प्रिवेंट्स दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो देखेंगे उसका पिक्चर भी आएगा। तो दैट इज बलून लाइक स्ट्रक्चर जो पेनिस पे पहन के, और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो बेसिकली जो स्पर्म है वो इस बैरियर से आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हद तक कुछ ऐसी बीमारियों को रोक सकता है, कुछ हद तक, है ना। कॉन्ट्रासेप्शन, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। एग के फर्टिलाइजेशन को रोकना और बेसिकली प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। उसी के मेथड जो हम बता रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन आएगा वो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन,
कि प्रेगनेंसी को रोकने के कुछ जो तरीके हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है उसको रोक। सो फिजिकल बैरियर, जैसे हमने बताया कि कॉन्डम्स या फिर सर्वाइकल कैप या डायफ्राम, ये बेसिकली ऐसे फिजिकल मैकेनिकल बैरियर्स हैं जो क्रिएट कर दिए जाते हैं, ठीक है। मैकेनिकल नहीं कहोगे, फिजिकल बैरियर क्रिएट कर दिए जाते हैं जिससे कि स्पर्म जो है वो एग तक ना पहुंचे, सेक्सुअल एक्ट होने पर भी स्पर्म एग तक ना पहुंचे, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, मैंने बताया ये कॉन्डम्स कुछ ऐसे होते हैं। तो ये पेनिस पे जब वेयर किया जाएगा और जब सेक्सुअल एक्ट होगा तो स्पर्म जो है वो, क्योंकि ये कवर है, स्पर्म इसके आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया एक बहुत टेम्परेरी सा सोल्यूशन हो गया कि जब सेक्सुअल एक्ट होगा तब कॉन्डम यूज़ करना होगा, है ना। कुछ ऐसे भी सोल्यूशन, जैसे यहाँ पर देखो केमिकल मेथड्स, ऐसे ओरल पिल्स आते हैं, ऐसी दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। बट इसमें बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत है क्योंकि ये जो नॉर्मली मार्केट में दवाइयाँ चलती हैं ना, जो कॉमनली जैसे बहुत टीवी पे ऐड चलते हैं, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, तो भाई केस कर देंगे, तो वो सब उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। ऐसा हो सकता है कि फीमेल की प्रेगनेंसी आगे कभी ना हो, इतने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये उन पिल्स की बात हो रही है जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से डॉक्टर्स देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई कपल है, उनकी शादी हुई है एंड दे डोंट वांट कि भाई उनको शुरू के 3-4 महीने या 5 महीने दे डोंट वांट प्रेगनेंसी, तो ऐसे में जब वो सेक्सुअल एक्ट करें तो उससे उस दौरान व्हाट दे आर डूइंग इज वो मेडिसिन डेली बेसिस पे फीमेल इज कंज्यूमिंग अ मेडिसिन, अ पिल, और जिससे क्या होगा कि ऐसे हार्मोनल चेंजेस होंगे कि एग, सो दैट द एग्स आर नॉट रिलीज्ड, और एग्स आर नॉट रिलीज, मतलब ऐसे फीमेल जब कंज्यूम करेगी वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, ठीक है ना, तो फिर जो एग है वही रिलीज नहीं होगा। पर अगेन ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकते, लॉन्ग रन में इसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, अगेन ये भी क्या है, टेम्पररी मेथड है। देखो ये वाला जो हमने पढ़ा, यूज ऑफ कॉन्डम्स एंड डायफ्राम्स, दिस इज लाइक ऑफ फीमेल कॉन्डम, तो ये सब जो है ये क्या करेगा, उसी एक्ट के दौरान प्रिवेंट करेगा, स्पर्म का ओवम तक पहुंचना रोकेगा। इसमें हमने क्या देखा कि ये कुछ समय तक, मान लो 2-3 महीने तक इसको मेडिसिन ये करके और एग को रिलीज होने से रोकना, ये भी एक शॉर्ट टर्म ये है। लेकिन और लॉन्ग टर्म में क्या है, जैसे मान लो कि देखो एक फीमेल है, एक मदर है जो ऑलरेडी एक बच्चा जिनको हुआ है, मान लो उनको 2 बच्चे चाहिए, अभी ऑलरेडी एक बच्चा हुआ है, तो नेक्स्ट बच्चा वो कब करे, तो वो जो हेल्दी गैप है दैट इज एटलीस्ट 3 ईयर्स, कि पहला बच्चा और जो दूसरा बच्चा होगा उसके बीच में 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए कम से कम, तब जाके ये अगला बच्चा भी हेल्दी होगा और माँ भी हेल्दी रहेगी, ठीक है। तो वो 3 साल का गैप मेंटेन करने के लिए, वो 3 ईयर्स का स्पैन मेंटेन करने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा कॉन्डम यूज किया जाए, हमेशा वो केमिकल कंज्यूम किया जाए, वो पिल कंज्यूम किया जाए। तो यहाँ पर एक और सोल्यूशन आता है, दैट इज कॉल्ड द कॉपर टी, ठीक है। सो कॉपर टी और लूप, नाम ही है कॉपर टी, कॉपर से बना हुआ टी शेप का स्ट्रक्चर होगा, एंड दैट इज बेसिकली उसको टर्मिनोलॉजी जो है वो है IUCD। IUCD इज इंट्रा-यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी यूट्रस के अंदर लगाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, उसका एक एग्जांपल है कॉपर टी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसमें ये सर्विक्स के अंदर से यहाँ पर यूट्रस के हिस्से में ये टी शेप का स्ट्रक्चर लगा दिया गया है, जिससे क्या होगा, जिससे प्रेगनेंसी उस स्पैन तक के लिए रोकी जा सकती है, ठीक है। सो अगेन दिस इज नॉट इंसर्टेड बाय हरसेल्फ, डॉक्टर्स जो है वो ये करते हैं और इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, ओके। तो 2 या 3 साल के लिए इस चीज़ को इंसर्टेड रखा जा सकता है, बट अगेन वो डॉक्टर्स को टाइम टू टाइम दिखाना पड़ता है। अब मान लो कि ऐसा केस है जहाँ पर 2 बच्चे हो गए एंड दे डोंट वांट, जिंदगी भर अब बच्चे नहीं चाहिए, दे डोंट वांट कभी जिंदगी में प्रेगनेंसी हो, तो हमेशा के लिए प्रेगनेंसी से छुटकारा पाने के लिए एक तरीका है, दैट इज सर्जरी, जिसको हिंदी में नसबंदी कहते हैं, ठीक है। अगर मेल्स के अंदर वो सर्जरी करी जाए तो मेल्स के अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में, और स्पर्म्स आगे जाता है कहाँ से, वास डिफरेंस से, तो वास डिफरेंस को कट करके और ब्लॉक कर दिया जाए तो स्पर्म ही आगे नहीं जा पाएगा, है ना। तो मेल्स के अंदर वो ऑपरेशन हुआ हो अगर, और वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाए ताकि स्पर्म ही ट्रांसफर ना हो, उस ऑपरेशन को, मेल के अंदर जो नसबंदी होती है उसको कहा जाता है इंग्लिश में वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी क्यों, क्योंकि वास डिफरेंस ये टर्म है, ठीक है। अगर मान लो मेल्स में ऑपरेशन
समझो हस्बैंड में ऑपरेशन नहीं हुआ, अगर वाइफ अगर हॉस्पिटल वो ऑपरेशन करा रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में ये जो ट्यूब है, जो ओविडक्ट है या जो फैलोपियन ट्यूब है, इसको ब्लॉक किया जाता है, ठीक है, और इसको ब्लॉक करके जो प्रेगनेंसी है वो रोकी जा सकती है हमेशा के लिए ना। तो यानी कि स्पर्म और इसका जो फ्यूजन है वो सब चीज़ें रोक सकते हैं। सो फीमेल के अंदर अगर फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया, ट्यूब ध्यान देना, तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। तो मेल्स में वो ऑपरेशन अगर हुआ तो वैसेक्टॉमी, फीमेल्स में हुआ तो ट्यूबेक्टॉमी। हिंदी में जनरली नसबंदी कहते हैं इसको। तो अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि हमने जो चैप्टर है वो तो कर लिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है कि सर फिर अगर ऐसा है, अगर समझो यहाँ पर ये ब्लॉक कर दिया जाएगा तो स्पर्म प्रोड्यूस होगा तो जाएगा कहाँ? एक्चुअली क्या होता है, जब ये कर भी ज़्यादा स्पर्म प्रोड्यूस होगा तो स्पर्म इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो ज़्यादा सेमेन होता है, ये स्पर्म रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर भी लगभग वो ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। ये सवाल आता है बच्चों का, इसलिए बता दिया मैंने। गाइज इसी के साथ अपना चैप्टर फिनिश हो चुका है और आपकी डिमांड पर ये चैप्टर हो गया है। सो जस्ट चिल, और अब जो है पढ़ो, रिवाइज करो, आगे की चीज़ें एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो भी हम कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय।